हेलो बच्चों बच्चों आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्लांट किंगडम। जबरदस्त चैप्टर साहब, और फ्री में नंबर मिलेंगे, सीधा दिमाग में जाएगा। बड़ा सिंपल चैप्टर, बहुत कठिन चैप्टर नहीं, बस इवेंट्स का सीक्वेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप इवेंट्स का सीक्वेंस ध्यान रखोगे तो ये चैप्टर अपने आप दिमाग में बैठता चला जाएगा। कहीं कहीं पे याद करने के लिए आपको एग्जाम्पल जरूरत पड़ेगी, उनको याद मैं करवाऊंगा ट्रिक्स के थ्रू। तो बिल्कुल घबराना नहीं, मैं ट्रिक्स के थ्रू तुम्हें एग्जाम्पल याद कराऊंगा। इवेंट्स का सीक्वेंस अपने आप खुद से ध्यान रखोगे, ठीक है साहब। मेरे साथ साथ चलना, चैप्टर साथ साथ ही तैयार होता हुआ चलेगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एक दो बातें ध्यान रखना है, इससे एक दो क्वेश्चन मिनिमम आता है साहब, इससे ज्यादा भी आ सकता है। मिनिमम आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं साहब, ठीक। इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दूसरा लाइफ साइकिल या फिर बोल दो रिप्रोडक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट होगी, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, ठीक है नहीं। आप इनका ध्यान रखोगे, चैप्टर तैयार होता चलेगा। चलिए साहब ये चैप्टर शुरू करें, इससे पहले इसमें ना कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा है। कुछ क्लासिफिकेशन की बात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हो गई थी, जो बचा हुआ है उस क्लासिफिकेशन की बात हम यहां पे करेंगे, ठीक है नहीं। यहां पे कुछ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, या फिर बोलूं यहां पे हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो कई तरह का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उसकी बात कर लेता हूं। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सबसे पहले देखो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन करने का तरीका कौन सा था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी को बोल सकते हो दिस इज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि चीजों को हम जैसे यूज करते हैं, जैसे हमारी प्रैक्टिस में होती है, वैसी चीजों को हम बांट देते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने देखो लिखा हुआ, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, इससे कपड़ा मिलता है सर। रॉ वॉल्फिया, यूकेलिप्टस हो गया, टर्मरिक हो गया, इन सबसे मेडिसिन मिलती। तो हमने यूजेज के हिसाब से बांट दिया सर। तो मैंने ये लिखा है बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जैसे हम चीजों को यूज करते हैं, रिसोर्सेज को, फूड हो गया, शेल्टर हो गया। ये बहुत पुराना था सर, साइंटिफिक नहीं था। फिर जैसे से आगे बढ़ते गए और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते गए, देख सकते हो साहब, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल किस किस चीज पे बेस्ड था, दिस इज द बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव करेक्टर, या फिर बोल सकते हो मार्फोलॉजिकल करेक्टर साहब। ये इसके ऊपर बेस्ड था कि सिंपल मार्फोलॉजिकल करेक्टर के आधार पे हम चीजों को क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम अधूरा था, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट से मार्फोलॉजी बहुत इजीली चेंज हो जाती है, यानी फिनोटाइप बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, जीनोटाइप चेंज नहीं होता ऐसा। जैसे हम ही लोगों को देख लीजिए, अगर हम धूप में ज्यादा घूमें तो साहब हमारे जो मेलानिन पिगमेंट है वो ज्यादा बनता है, इसलिए स्किन का कलर कैसा हो सकता है, डार्क। इसीलिए इसीलिए साहब मार्फोलॉजी इजीली चेंज हो जाती थी। प्लांट की बात करें साहब, प्लांट की मार्फोलॉजी बहुत इजीली चेंजेज होती रहती है साहब। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है साहब, इजीली इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, ठीक है नहीं। और इसको दिया था लिनियस ने। लिनियस ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया था 24 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, या फिर बोलते हैं एंडोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं। इसी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल क्लास। इन्होंने ये सारी बात अपनी बुक जन्ना प्लेंट्रम में बताई थी 1753। ये सब नहीं याद रखना, आप बुक याद रख सकते हो कि जन्ना प्लेंट्रम में लिनियस साहब ने प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में बांट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसियम स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पे। इसके बाद साहब, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। और ये किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटीज मतलब इसके अंदर सिर्फ मार्फोलॉजी को ही कंसीडर नहीं किया, बल्कि एम्ब्रियोलॉजी को, बल्कि इकोलॉजी को, बाकी और सारी चीजों को भी कंसीडर किया गया। देखो तो एम्ब्रियोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, इन सारे कैरेक्टर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था साहब। तो कई बार सिर्फ ये भी ऑप्शन देता है कंप्लीट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कई बार ये ऑप्शन ना दे के ऐसे भी लिख देता है साहब। तो इन सबको कंसीडर किया गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप ढूंढना है तो ये क्लासिफिकेशन सबसे बेस्ट होता है। तो पहला कौन सा था, प्रैक्टिकल, किस पे बेस्ड था, यूजी पे बेस्ड पे था। फिर कौन सा था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे या मार्फोलॉजी पे बेस्ड था। थर्ड नंबर पे आ गया साहब कौन सा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटी पे। नहीं, मार्फोलॉजी के अलावा भी एम्ब्रियोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी हो गया, उन सब चीजों को भी इसमें कंसीडर किया गया था। अगर नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूं साहब, दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक शब्द ही बता रहा साहब, ये बेस्ड होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। तो ये किस पे बेस्ड था बच्चे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, ठीक है नहीं। अब इसको दिया था एरेंगलर और प्रेंटल ने, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसे आप छोड़ सकते हो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है साहब कि हम कौन इवोल्यूशनरी ट्री को फॉलो करते हो आगे बढ़ रहा है साहब, ठीक है नहीं। तो इस वजह से ये इस तरह से क्लेड ट्री होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्या बोल देते हैं, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। और समझना,
एनसीईआरटी इसमें एक लाइन लिखती है बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी शानदार, कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। अगर ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहे हैं, किस टेक्सा से? सेम टेक्सा से। सेम टेक्सा का मतलब हो गया जैसे ट्री है, ट्री में सेम ब्रांच के ऊपर दोनों ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं साहब, तो जाहिर सी बात है कि उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं तो क्या होंगे? कॉमन होंगे। जैसे कोई भी मान लीजिए ये, अब ये देखो इधर देखो, ठीक है नहीं, अब ये दोनों अलग ब्रांच के हो गए, अलग अलग ब्रांच के हो गए, डिफरेंट टैक्सा के हो गए, इनके पूर्वज की हम बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेम टैक्सा है तो जाहिर सी बात है उनके पूर्वज कहीं ना कहीं तो क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैंने ये लिखा है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। क्या होंगे? कॉमन एंसेस्टर होंगे। ठीक है साहब। कुछ और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी होते हैं साहब, मैंने ये लिखा है, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल या फोनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं साहब। ये किस पे बेस्ड होता है? ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर ऑब्जर्व होते हैं उन सब पे बेस्ड होता है। इसमें क्या करते हैं, हम हर कैरेक्टर को नंबर और कोड दे देते हैं और उसके बाद उसकी हम कैरेक्टर को चेक करते हैं साहब। तो मैंने ये लिखा, नंबर एंड कोड्स आर गिवन टू ऑल कैरेक्टर। ठीक है नहीं, इससे क्या हो जाता है? इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती हर कैरेक्टर को। ठीक है नहीं, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल पाती, कोई भी कैरेक्टर छूट नहीं पाता है साहब। ठीक है नहीं। अब ये कि इसमें हम किसका यूज करते हैं बेटा? कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक। एक और होता है साहब इसी तरह से साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो खुद ही बता रहा है, सेल की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, इन सबको कंसीडर किया जाता है। सेल स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट हो गया, इन सब का यूज करते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी। फिर आ जाते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट का यूज करते हैं, तो बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। तो इस तरह से ये अदर तरीके हैं क्लासिफाई करने की चीजों को। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, एक बार बच्चों जरूर देख लेना साहब। ठीक है नहीं। चलिए यहां पे यही सब लिखा हुआ देखो। ठीक। एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दे रखी है साहब, साइटोटैक्सोनॉमी दे रखी और कीमोटैक्सोनॉमी दे रखी है, और इससे पहले जो मैं बता चुका हूं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक। चलिए अब प्लांट किंगडम में हमको ये पढ़ना साहब, पहले एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियो। एंजियो के बारे में यहां ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एंजियो पे तो पूरी बॉटनी एंजियो पे, जैसे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म। तो तीन तो चैप्टर अलग से सिर्फ एंजियोस्पर्म पे ही पढ़ने, मार्फोलॉजी का एक चैप्टर, एनाटॉमी का एक चैप्टर, एम्ब्रियोलॉजी का एक चैप्टर। इसलिए इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बता दूंगा। मेनली अपने को यही तीन पढ़ने, क्योंकि ये यहीं पे पढ़ेंगे और यहीं खत्म हो जाएगा, आगे इनका कोई खास यूज नहीं आएगा साहब। ठीक है नहीं, अदर चैप्टर्स में इनका नहीं आता, इसका अगले कई सारे चैप्टर में यूज आएगा। ठीक है साहब, बोलो आई बात समझ में? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं साहब। सबसे पहले बात करेंगे एल्गे की, फिर ब्रायो की, फिर टेडो की, फिर जिम्नो की और फिर एंजियो की। साहब इसकी बात करें उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पहले समझो। इस चैप्टर की भूमिका है इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर वो आपको समझ में आ गया तो इनको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे देखो तो, मैंने प्लांट किंगडम को दो हिस्सों में बांट दिया, क्रिप्टोगैम और फेनोगैम। क्रिप्टोगैम और फेनोगैम। क्रिप्टोगैम उन्हें बोला जाता है जिनके पास सीड नहीं होते, फेनोगैम उन्हें बोला जाता है जिनके पास सीड होते हैं। तो दो हिस्सों में मैंने बांट दिया साहब, दो ग्रुप में बांट दिया, क्रिप्टोगैम और फेनोगैम, विदाउट सीड और विद सीड, यानी बिना सीड वाले और विद सीड वाले साहब। अगर क्रिप्टोगैम की बात की जाए जो कि विदाउट सीड, इनको तीन हिस्सों में बांटा जाता है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट। कौन कौन सा? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट। थैलोफाइट वो होते हैं साहब जिनके पास थैलस होता है, इनके पास ना तो एम्ब्रियो नहीं होता साहब, नॉन एम्ब्रियोफाइट होते। ठीक है नहीं। अब थैलोफाइट हो गया, फिर ब्रायोफाइट और फिर टाइडोफाइट साहब। ठीक। अब अगर मैं फेनोगैम की बात करूं तो इसमें दो आएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। स्पर्म का मतलब बच्चे क्या होता है? सीड। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। यहां पे स्पर्म का सेंस क्या है? सीड है साहब। एक दो बातें बहुत ध्यान सुनना, ये बच्चे क्रिप्टोगैम जो होते हैं इनके लिए वाटर चाहिए होता है इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। दूसरा याद रखिएगा, इनकी लाइफ साइकिल में मोटाइल, इनकी लाइफ में मोटाइल स्टेज जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है नहीं, ऐसा इनके साथ नहीं है साहब, इनके साथ कंपलसरी ऐसा नहीं है। ठीक है साहब। फेनोगैम की बात की जाए तो इसको दो हिस्सों में बांटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी दो हिस्सों में बांटेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट। अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए साहब, इन्हें नेक्ड सीडेड बोला जाता है, इनके सीड जो होते हैं नंगे होते हैं साहब। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्रूट नहीं होता, ना ही इनके पास फ्लावर होते हैं, तो ये बिना फल और फूल वाले होते हैं, विदाउट फ्रूट विदाउट फ्लावर्स। दिस इज द विद फ्लावर एंड विद फ्रूट, दे आर द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स को बोला जाता है हिडन सीडेड, क्योंकि सीड्स के ऊपर कवरिंग देखने को मिलती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? फ्रूट। तो इनके सीड के पास कवरिंग होती है, इनके पास सीड में कवरिंग नहीं होती, यानी विद कवरिंग और विदाउट कवरिंग, ये भी ध्यान रखिएगा साहब। ठीक। अब थोड़ी सी और बात इधर मैं करता हूं साहब। अगर थैलोफाइट की बात की जाए साहब, इनके पास ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है साहब। काई देखा होगा, काई काई वो थैलोफाइटा के मेंबर, जैसे एल्गी हो गया साहब, एल्गी थैलोफाइटा का मेंबर है साहब। इनके पास एम्ब्रियो भी नहीं होता, क्योंकि एम्ब्रियो जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती,
जाइगोट मियोसिस होने की वजह से इसमें एम्ब्रियो भी नजर नहीं आता है। फिर ब्रायोफाइट की बात की जाए, इनके पास एम्ब्रियो तो होता है, एम्ब्रियोफाइट तो होते हैं, बट वेस्कुलर टिश्यू नहीं आ पाता है, जैसे लीवरवर्ट होगा, जैसे मोसेस हो गया साहब। और आगे एक तरफ बढ़ूं साहब, टेरिडोफाइट, इनके पास एम्ब्रियो होता है और ये वेस्कुलर टिश्यू भी होता है, और ये क्रिप्टोगाम, तो इन्हें बोलते हैं एम्ब्रियोफाइट, वेस्कुलर, क्रिप्टोगाम। जैसे कि फॉन्स, फॉन्स किसके मेंबर हैं? टेरिडोफाइट के। ठीक है साहब, कुछ कुछ बातें समझ में। अब ऐसे कई बार बोल देता है कि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा तो उन्हें ट्रैक्योफाइट बोला जाता है, एब्सेंट होगा तो बोला जाता है एट्रैक्योफाइट। ठीक है साहब। एल्गी के पास ना तो रूट होती, ना स्टेम होता, ना लीफ होता। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम, लीफ ना नजर आए तो उसको बुलाता है, उसके पास थैलस है। तो थैलस शब्द आज के पास सुनना, समझ जाना, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। इमेजिन करो ऐसा प्लांट जिसके पास ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना लीफ हो, तो जो भी आपको फील कर पा रहे हो वो क्या है? थैलस। जैसे काई देखी होगी आपने सब। ठीक, इधर देखो। अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हुआ साहब? देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सेक्सुअल प्रोडक्शन, और सेक्सुअल प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मियोसिस भी होगी साहब। मियोसिस में शायद डिप्लॉयड में होती है, और मियोसिस अगर डिप्लॉयड में होगी तो कभी ना कभी उसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज भी आएगी और कभी ना कभी हैप्लॉयड स्टेज में भी आएगी। क्योंकि मियोसिस होगी तो पहले डिप्लॉयड रहा होगा, बाद में हैप्लॉयड हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म बात है कि उसके पास डिप्लॉयड स्टेज भी होगी और हैप्लॉयड स्टेज भी होगी। अगर उसके पास डिप्लॉयड स्टेज होगी तो हम उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट, और अगर हैप्लॉयड स्टेज होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। ठीक है, डिप्लॉयड स्टेज होगी तो स्पोरोफाइट, और हैप्लॉयड स्टेज होगी तो गैमेटोफाइट। अच्छा, एक बात समझना, स्पोरोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे चल के स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर, इसलिए इसको बुलाता है स्पोरोफाइट। वो प्लांट जो आगे चल के स्पोर बनाएंगे कहलाएंगे स्पोरोफाइट। जैसे जो गैमेटोफाइट होते हैं आगे चल के गैमेट बनाते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं गैमेटोफाइट। स्पोर बनाएंगे तो स्पोरोफाइट, गैमेट बनाएंगे तो गैमेटोफाइट। यानी ये प्लांट बॉडी आगे चल के गैमेट बनाएगी तो इसलिए क्या कहलाते हैं? गैमेटोफाइट। ये आगे चल के स्पोर बनाएंगे तो क्या कहलाते हैं? स्पोरोफाइट। अब बताओ, गैमेटोफाइट एन है तो ये भी क्या होगा? एन। गैमेट भी हैप्लॉयड होते हैं, स्पोर भी हैप्लॉयड होते हैं। अगर बताओ स्पोर हैप्लॉयड तो बताओ कैसे बनेंगे? मियोसिस से, माइटोसिस से? मियोसिस से। ये कैसे बने होंगे? मियोसिस से। गैमेटोफाइट से गैमेट बने होंगे बच्चे, कैसे बने होंगे? मियोसिस से या माइटोसिस से? बच्चे माइटोसिस से। ठीक। स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस से, स्पोरोफाइट से। गैमेट कैसे बनते हैं? गैमेटोफाइट से, माइटोसिस से। अब ध्यान सुनना, ये गैमेट, एक मेल गैमेट होगा मान लो, एक कहीं से फीमेल गैमेट भी आएगा, एक मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट होगा, और उससे आगे चल के क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से हो सकता है एम्ब्रियो बन जाए और फिर क्या बन जाए? स्पोरोफाइट। ठीक है साहब, इसी को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यह हुआ कि गैमेटोफाइट में माइटोसिस हो जाएगी, गैमेट बनेंगे। गैमेट, दो डिफरेंट तरह के गैमेट मिलकर क्या बना देंगे? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होगी, क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगी? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बन जाएगा? स्पोर। अब ये स्पोर ही आगे चल के क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। स्पोर ही डेवलप होगी, क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं गैमेटोफाइट गैमेट बनाएंगे और दो डिफरेंट तरह के गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चल के पूरा प्लांट स्पोरोफाइट बन जाएगा। फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाएगी, स्पोर बन जाएगी, स्पोर से गैमेटोफाइट। स्पोर से क्या बन जाएगा बच्चे? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या बन जाएंगे? गैमेट। गैमेट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। तो ये इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कभी 2n कभी n, कभी 2n कभी n, कभी 2n कभी n, कभी 2n कभी n। सर n कंडीशन कौन ला रहा है बच्चे? मियोसिस। 2n कंडीशन कौन ला रहा है? सर फर्टिलाइजेशन। तो 2n को लाने का कारण कौन है? फर्टिलाइजेशन। और n को लाने का कारण कौन है? मियोसिस। तो मियोसिस नंबर को आधा करती, फर्टिलाइजेशन वापस से 2n कर देती, फिर आधा करती, फिर n कर देती। यानी एक आधा कर रहा और एक डबल कर रहा है। साहब बात समझ में आ रही? तो इस वजह से इनमें 2n, 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 देखो इसके बाद 2n, जैसे मियोसिस हो जाएगी n, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा 2n। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट ऐसे ही चलता रहता है। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने ये लिखा है गैमेटोफाइट से गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज होकर स्पोरोफाइट बना देंगे, स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाएगी, स्पोर बन जाएंगे, फिर गैमेटोफाइट, फिर गैमेट। कुछ इसी तरह से, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कभी स्पोरोफाइट और कभी गैमेटोफाइट। क्या बात समझ में आई साहब? अब दूसरी बात समझना, अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट अपने जीवन का हिस्सा, अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा किस फॉर्म में बिता रहे हैं? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? कुछ प्लांट जीवन गैमेटोफिटिक फॉर्म में बिताएंगे साहब, इस फॉर्म में ज्यादा बिताएंगे साहब, कि जब भी तुम किसी प्लांट को पकड़ोगे वो गैमेटोफाइट ही नजर आएंगे साहब। जब उनको, ध्यान सुनना,
जब उनको नया ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तब वो गैमेट बना देंगे साहब, और गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, और न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगा साहब, ये देखा, फिर से मेयोसिस करके गैमेटोफाइट बनाएगा और इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। ठीक, अब कुछ प्लांट गैमेटोफिटिक होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, गैमेटोफिटिक, कुछ क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक। ठीक, कुछ अपना जीवन काल स्पोरोफाइट के फॉर्म में बिताते हैं। अब ज्यादातर जब स्पोरोफाइट के फॉर्म में बिताते हैं, जब उनको नया ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, स्पोर, और स्पोर से क्या बन जाएंगे, गैमेट, गैमेट से क्या बन जाएगा, आगे चल के जाएगा टेम्परेरी, फिर नया प्लांट बन जाएगा। ठीक, और कुछ प्लांट गैमेटोफाइट के फॉर्म में रहते हैं। अब वो गैमेटोफाइट के फॉर्म में रहेंगे तो अगर उनको, ध्यान सुनना, अगर उनको नया प्लांट बनाना है, यानी कि उनको सेक्सुअल प्रोडक्शन करना है, तो वो क्या बनाएंगे, गैमेट। स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर। नहीं आ रहा, इधर समझो, बहुत ध्यान सुनना कि अब प्लांट के पास चॉइस, गैमेटोफाइट भी हो सकता है, स्पोरोफाइट भी। फायदा किस में होगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट में? सर स्पोरोफाइट में। क्यों बच्चा? क्योंकि सर डिप्लॉइड तो उसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे साहब, इसके पास सिर्फ 1 सेट होगा क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम का 1 सेट से बढ़िया है 2 सेट, 2 सेट बढ़िया सर। इसके में मान लो एक में डिफेक्ट हो गया, किसी एक जीन में या किसी एक जगह कोई गड़बड़ हो गया, तो उसका असर तुरंत दिखेगा क्योंकि उसका कॉपी नहीं रखा हुआ, इसके पास हर क्रोमोसोम का कॉपी पड़ा हुआ साहब। अरे बोलो ना, क्योंकि डिप्लॉइड तो वही होते हैं जिनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। 1 सेट होगा तो गैमेटोफाइट, 2 सेट होंगे तो स्पोरोफाइट। इसीलिए स्पोरोफाइट हर कोई बनना चाहता है, बट शुरू में बात समझ में कहां आती, धीरे धीरे बात समझ में आती। जब एल्गी से पूछा गया था सबसे पहले इस पृथ्वी पे कौन आए, मान लो हमें उसके हिसाब से बता रहा हूं साहब, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कि अपन एल्गी पढ़ेंगे साहब। एल्गी के बाद कौन आएंगे, ब्रायो आएंगे। ब्रायो के बाद कौन आएंगे, टाइडो आएंगे। टाइडो के बाद कौन आएंगे, जिम्नो आएंगे। जिम्नो के बाद कौन आएंगे, एंजियो। एल्गी, ब्रायो, टाइडो, जिम्नो, एंजियो साहब। अब गलती से साहब एल्गी ने सबसे पहले गैमेटोफाइट ले लिया था। क्या ले लिया था, गैमेटोफाइट। जब इवोल्यूशन के दौरान डेवलपमेंट हुआ तो ब्रायो ने सोचा कि मैं टाइडोफाइट, स्पोरोफाइट ले लेता हूं, लेकिन वो ले नहीं पाया। वो भी क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो शुरू में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, गैमेटोफाइट, यानी इनका मैक्सिमम पोर्शन गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल होती है साहब। इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किस फॉर्म में होता है, गैमेटोफाइट। लेकिन जैसे टाइडो आता है साहब, ये आधा हो जाता है, गैमेटो भी होता है और टाइडो भी होता है साहब, गैमेटो भी होता है, स्पोरो भी होता है। ठीक है नहीं, दोनों पोर्शन में होता है। मैक्सिमम किस कंडीशन में रहता है, ये सर्वाइव करता है साहब, स्पोरोफाइट। ठीक है नहीं, मैक्सिमम 2n के फॉर्म में रहता है। ये देखो शुरू में n थे साहब। अब जिम्नो एंजियो, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है नहीं, ये क्या होते हैं, स्पोरोफाइट के फॉर्म में होते हैं साहब। ऐसा नहीं है इन गैमेटोफाइट के पास स्पोरोफाइट जीवन में आएगा, नहीं आएगा, लेकिन रिड्यूस्ड। इनमें स्पोरोफाइट रिड्यूस्ड होगा, इनमें गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होगा। इसमें लगभग इक्वल होता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। इनमें कौन रिड्यूस होगा, इनमें कौन रिड्यूस होगा, गैमेटोफाइट। इनमें कौन रिड्यूस होगा, स्पोरोफाइट। तो जैसे से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी अपन n से 2n की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अरे बोल लो भैया, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। इधर देखो, ठीक है साहब, आ जाओ। अब देखो, यही एनसीईआरटी कह रही कि अगर किसी की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब वो ज्यादातर किस फॉर्म में जिंदगी बिता रहा है, गैमेटोफाइट के फॉर्म में। जैसे ही उसको नया ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तो वो क्या करेगा साहब, देखो गैमेटोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, जैसे ह्यूमन में पढ़ते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म बनाने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा बनाने के लिए oogenesis। ऐसे गैमेटोफाइट में क्या हो जाएगी, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी साहब, और उससे क्या बन जाएंगे, गैमेट बन जाएंगे। ये देखो, और 2 अलग गैमेट फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा, सिनगैमी। सिनगैमी कुछ और नहीं बच्चे, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है नहीं, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट में क्या हो गई, मियोसिस। खूब पूछा जाता है जाइगोटिक मियोसिस कहां मिलती है साहब, एल्गी के अंदर। अच्छा, अगर जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा तो एम्ब्रियो नजर नहीं आएगा, इसलिए इनके पास एम्ब्रियो नहीं होता। ठीक है नहीं, अब इसमें मियोसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएंगे बच्चे, स्पोर। अभी स्पोर जनरेट करे क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। कुछ आया। अब देखो, सिर्फ स्पोरोफाइट के नाम पे, 2n के नाम पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ जाइगोट होता और कुछ भी नहीं होता साहब। पूरी जिंदगी ये n के फॉर्म में बिताते, गैमेटोफाइट के फॉर्म में। स्पोरोफाइट के नाम पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कहां नजर आएगा बच्चे, मोस्ट ऑफ द एल्गी, या फिर बोल दो लगभग सारी एल्गी के अंदर यही कंडीशन नजर आएगी। यानी कौन सी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने एल्गी पे, जैसे वॉलवॉक्स, स्पाइरो वगैरह, ठीक है ना, कुछ क्लेमाइडोमोनास, इन सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नजर आती है साहब। ठीक है ना। अब इसमें देखो डोमिनेंट कौन करेगा साहब, गैमेटोफाइट। डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेसिस। स्पोरोफाइट नॉट फ्री लिविंग, सिर्फ जाइगोट ही तो है। ठीक है नहीं, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। मैं तो बोली ना, मैं कह रहा हूं तो सिर्फ जाइगोट ही साहब। ठीक है नहीं। अब ये देखो, ओनली सेल ऑफ स्पोरोफाइट इज द कौन, जाइगोट। ठीक है। और मियोसिस कौन सी हो जाएगी इसमें, जाइगोटिक मियोसिस। ऐसे आगे तरफ बढ़ोगे साहब
ऐसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है साहब, ऐसे क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, स्पोरोफाइट डोमिनेट करेगा साहब, देखो पूरा जीवन स्पोरोफाइट के फॉर्म में बिताया, जैसे उसको फर्टिलाइजेशन करना होगा स्पोरोफाइट में क्या हो जाएगी, म्योसिस, और म्योसिस से क्या बन जाएंगे बच्चे, स्पोरोफाइट में म्योसिस से क्या बन जाएंगे, स्पोर, और स्पोर से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में क्या हो जाएगी, गैमेटोजेनेसिस, उससे क्या बन जाएगा, गैमेट, गैमेट का फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, यानी सिन होगी तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो इसमें देखो टू एन फॉर्म ज्यादा रही, इसलिए दैट इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां मिलेगी साहब, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ये तो है ही है, इसके अलावा एक दो लोग और भी होते हैं साहब, ठीक है नहीं, ये देखो जैसे जिम्नो हो गया, एंजियो हो गया, इसके अलावा फ्यूकस ब्राउन एल्गी होता है बच्चे, उसमें भी ये देखने को मिलती है, ध्यान रखना साहब। इसमें क्या होगा साहब, गैमेटोफाइट 1-2 फ्यूसल बहुत कम होगी साहब, नॉट फ्री लिविंग होगी, डिपेंड करेगी स्पोरोफाइट पे, किस पे डिपेंड करेगी, स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना साहब। अब ऐसे एक और होती है बच्चे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या है साहब, आधा गैमेटोफाइट होगा आधा स्पोरोफाइट होगा साहब, देखो ठीक है नहीं, गैमेटोफाइट भी है स्पोरोफाइट भी है साहब, ठीक है नहीं। अब इसमें गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट और फोटोसिंथेटिक होता है, इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस या एरेक्ट हो जाती है, जैसे कि ये बना हुआ साहब फिनेरिया, ठीक है नहीं। इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, इसमें मेजर पोर्शन यानी कि लगभग 60% हैप्लॉन्टिक होगी, लगभग 40% डिप्लॉन्टिक होगी साहब, दिस कंडीशन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और ये देखने को मिलेगी साहब आपको कहां पे, ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव होगा और डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट पे, टोटली डिपेंड करे या पार्शियली डिपेंड करे साहब। इसके अलावा ब्रायोफाइट के अलावा याद रखना एक्टोकार्पस, स्कैल्प और पॉलीस्पोनियम, एक्टोकार्पस, पॉलीस्पोनियम और एल्गिया, ये 3 एल्गी भी इसके अलावा याद रख लेना साहब। इसको इससे एग्जाम्पल से याद रखना, याद करो फिनेरिया का फोटो बना हुआ है एनसीईआरटी, उसमें देखोगे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट पे। तो गैमेटोफाइट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है साहब, जबकि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है साहब। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है साहब किसमें, दैट इज द टाइडोफाइट में। टाइडोफाइट में कंडीशन डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है, यानी 60% डिप्लॉन्टिक होगा और 40% क्या होगा, हैप्लॉन्टिक। तो दिस इज द टाइडोफाइट। बाकी सारी बातें वैसी होंगी साहब, लेकिन इसमें जो डोमिनेट ज्यादा करेगा वो कौन करेगा, स्पोरोफाइट, ठीक है ना, कौन करेगा, स्पोरोफाइट। तो मैंने ये लिखा है या इसका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, डोमिनेट करेगा फोटोसिंथेटिक और वेस्कुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है साहब। जबकि इसका गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है साहब, उसका नाम होता है प्रोथैलस, अभी डिटेल में समझाऊंगा आगे भी साहब। ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है नहीं, ये भी इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, या तो ऑटोट्रॉफ हो सकता है या सेप्रोट्रॉफ हो सकता है साहब। तो इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो भी इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होता है, ध्यान रखिएगा साहब। इसके के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, ग्रीन होता है, इनकॉन्सिपियस होता है, हार्ट शेप होता है, इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा प्रोथैलस पर भी, चिंता मत करना। तो इसमें गैमेटोस्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, बट डोमिनेंट कौन करता है, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था, उसमें भी दोनों कंडीशन थी साहब, गैमेटोफाइट भी था, स्पोरोफाइट भी था, बट वहां पे स्पोरोफाइट डिपेंड करता था गैमेटोफाइट पे। तो टाइडोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साहब। ये अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सब एनसीईआरटी से हट चुका है, अब क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ये ऐसी चीजें इनके बिना आप प्लांट किंगडम पढ़ ही नहीं सकते। आप सोचो कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का जिक्र किए बिना आप क्वेश्चन बना लो, आप क्वेश्चन ही नहीं बना सकते साहब। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्लियर होना बहुत जरूरी, वरना आगे कुछ क्लियर नहीं होगा साहब, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा के रखी हुई है, इसलिए थोड़ी सी मैंने स्पीड इसलिए बढ़ा के रखी हुई कि चैप्टर अपन जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। मेरी कोशिश रहेगी कि 2-2.5 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाए साहब। अब इधर देखो, मैंने पूछा अगर कोई तुमसे कि वेल डेवलप गैमेटोफाइट कहां पे होगा, सर जितना पीछे की तरफ आऊंगा उतना ज्यादा गैमेटोफाइट डेवलप मिलेगा। वेल डेवलप में भी कौन मिलेगा, मोसेस। मोसेस के पास सबसे वेल डेवलप होता है। मोसेस क्या होता है बच्चे, ब्रायोफाइट के मेंबर कहलाते हैं मोसेस। लिवरवर्ट होते हैं, मोसेस होते हैं, और भी होते हैं, हॉर्नवर्ट भी होते हैं, लेकिन मोसेस के अंदर वेल डेवलप गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। पूछा जाए वेल डेवलप स्पोरोफाइट कहां देखने को मिलेगा बच्चे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। आगे तरफ जा रहा था, स्पोरोफाइट डेवलप होता है, तो वेल डेवलप स्पोरोफाइट कहां, एंजियोस्पर्म में। वेल डेवलप गैमेटोफाइट कहां, मोसेस के अंदर। ऐसे पूछा जाए रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कहां देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में। आगे की तरफ बढ़ोगे तो स्पोरोफाइट डेवलप होता जाएगा और गैमेटोफाइट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कम डेवलपमेंट होगा उसका गैमेटोफाइट का, इसलिए रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कहां मिलेगा, एंजियोस्पर्म में। इसी तरह से पूछा जाए रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट कहां मिलेगा, एल्गी के अंदर। सिर्फ जाइगोट होता है स्पोरोफाइट के नाम पे, और कुछ भी उसके पास नहीं होता ऐसा। बोलो बात समझ में आई, यस सर नो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की, ठीक है नहीं। एल्गी की ये तो नहीं पूछा जाता, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। एल्गी के पास कुछ भी नहीं है साहब, बहुत कम चीज है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ। रूट स्टेम लीफ नहीं है तो बताओ पानी ऊपर लेके जाना है क्या, खाना ऊपर से नीचे लेके आना, नहीं तो वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होगा।
अब वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता, सीड नहीं होता साहब, फ्लावर नहीं होता साहब, फ्रूट नहीं होता, कुछ भी ये सब नहीं देखने को मिलता। देखो रूट, स्टेम, लीफ, एम्ब्रियो भी नहीं होता, जाइगोटिक मेयोसिस हो जाती है साहब, सीड नहीं होता, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, जैसे जाइलम फ्लोएम नहीं होगा साहब, फ्लावर नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा साहब, ये कुछ भी नजर नहीं आएगा साहब। अब इनके पास इतना कुछ नहीं, एनसीईआरटी लिखती है इनकी बॉडी एकदम सिंपल है सर, रूट स्टेम लीफ नहीं है, फ्रूट नहीं है, फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है, बचा क्या सा? इसलिए जो बचा उस बॉडी को सिंपल बॉडी थैलस या थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं साहब। तो इनकी बॉडी थैलस जैसी होती, कैसी होती? थैलस जैसी, ठीक है नहीं, थैलस जैसी बॉडी होती, क्या बोल देते हैं? थैलस, ठीक है साहब। अब इधर देखो, अब पूछा जाए कहां पे रहते हैं साहब, इनका हैबिटेट कैसा होता है? बेटा इक्वेटिक हैबिटेट होता है। इक्वेटिक का सेंस ये होता है कि देखो, इक्वेटिक हैबिटेट का सेंस समझो बच्चे, कि जहां से जहां, अगर तुमने पढ़ा हो कि लाइफ की ओरिजिन कहां से हुई, तो पानी से, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म शुरू में आए वो सब पानी में आए। अगर आप उसमें पढ़ोगे, कॉर्डेटा में पढ़ोगे ना, कि शुरुआत कहां से हुई बच्चे? पानी से, फिशेज, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, फिर मैमल, याद आ रहा सा? तो शुरुआत पानी से ही होती। तो एल्गी को थोड़ा थोड़ा मछलियों से कंपेयर करना सा, जैसे वो भी पानी में थी, ये भी पूरी तरीके से पानी में रहते हैं। तो इनका इक्वेटिक एनवायरमेंट होता है, जैसे फ्रेश वाटर या मरीन एनवायरमेंट में रहते हैं साहब। इनकी मेन प्लांट बॉडी पूछा जाए कैसी होगी? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफिटिक होगी, गैमेटोफिटिक होगी। और गैमेटोफिटिक होगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट बनाएगी साहब, सीधे क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी। और इनमें जाइगोटिक मेयोसिस देखने को मिलती है साहब। कैसी मेयोसिस? जाइगोटिक मेयोसिस होती है साहब। प्लांट बॉडी इनकी कैसी होगी? यूनिसेलुलर हो सकती, कॉलोनियल हो सकती, फिलामेंटस हो सकती। सब एग्जांपल बताऊंगा, सबके एग्जांपल बताऊंगा। कॉलोनियल कौन होता है, फिलामेंटस कौन होता है, यूनिसेलुलर कौन होता है। यूनिसेलुलर अभी फिर से बता रहा हूं, क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा और एस्टाबुलेरिया। एस्टाबुलेरिया छोड़ देना, ये दो एग्जांपल जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल कौन हो जाएंगे? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है साहब। एक दो बातें एनसीईआरटी वहीं पे लिखती कि एल्गी देखो कई बार सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती, कई बार एल्गी फंगाई के साथ अटैच हो जाती, बना देती लाइकेन। पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका हूं साहब, नहीं पढ़ा तो जाके देख लो एक बार, ठीक है, लाइव लेक्चर लिया था। एल्गी कई बार साहब रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, नहीं फंगाई, सॉरी, फंगाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ अटैच हो जाती है तो माइकोराइजा, ये भी मैं वहां पढ़ा चुका हूं। अब फिर से सुनो, एल्गी कई बार फंगाई के साथ जुड़ जाती है, बना देती है लाइकेन, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कई बार एल्गी ना कुछ एनिमल की पीठ के ऊपर भी देखने को मिलती है। देखो एल्गी कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स के ऊपर भी देखने को मिलती है। जैसे किसके ऊपर साहब? स्लॉथ बियर, एक ब्रेडिपस बोलते हैं इसको साहब, स्लॉथ बियर, उसकी पीठ के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है। इतना आलसी होता है, बहुत आलसी होता है, बहुत लेजी होता है साहब, इसकी पीठ पे एल्गी ग्रो कर जाती है साहब, ठीक है नहीं। और कई बार मोलस्का की शेल के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर जाती है, याद रखिएगा साहब, ये एनसीईआरटी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। चलिए साहब, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं एल्गी में साहब, एल्गी के बारे में कुछ बचा ही नहीं, ना रूट पढ़नी, ना स्टेम पढ़नी, ना लीफ पढ़नी, ना एम्ब्रियो पढ़ना, ना फ्रूट पढ़ना, ना फ्लावर पढ़ना, ठीक है ना, सीड पढ़ना है, ना जाइलम है, ना फ्लोएम है, पढ़ने का ऐसा एग्जाम्पल पढ़ने, कहाँ रहते हैं, और अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पिगमेंट कौन से, बस दो चार बातें पढ़नी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं, एल्गी खत्म हो जाएगा साहब। आ जाओ, कुछ प्लांट के पास कुछ तो यूनिसेलर होते थे, कुछ कॉलोनियल होते, कुछ फिलामेंटस होते, कुछ के पास मैसिव प्लांट बॉडी होती। मैसिव का मतलब बहुत बड़े होते हैं। जैसे कौन बच्चे? कैल्प। कैल्प की हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती, हाइट 100 मीटर से ज्यादा। हाँ बच्चे, इनके इतने लंबे लंबे होते हैं कि 100 मीटर से ज्यादा बड़े हो सकते हैं साहब, तो ध्यान रखिएगा, कैल्प की हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने 3 हिस्से में बांट दिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जैसा, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो बाइंडिंग फ्यूजन, जितने भी यूनिसेलर उन सब में क्या देखने को मिलेगा? बाइंडिंग फ्यूजन। फ्रेगमेंटेशन कहां देखने को मिलेगा? जहां फिलामेंटस एल्गी हो, जितने भी फिलामेंटस एल्गी हो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। शुरू से बोलता आया हूं, जिसकी बॉडी फिलामेंटस होगी, चाहे प्लांट हो और चाहे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हो साहब, ठीक है नहीं, इन्वर्टिब्रेट्स हो, वो भी फ्रेगमेंटेशन कर जाते हैं साहब। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ों में के फॉर्म में वो अलग होगा और सब नया ऑर्गन बना देगा साहब, ठीक है नहीं। जैसे हाइड्रा का पड़ा होगा बडिंग, ऐसा ही थोड़ा सा होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है नहीं। तो ऐसे होता है फ्रेगमेंटेशन। ये कहां देखने को मिलेगा? फिलामेंटस सेल की। एसेक्सुअल प्रोडक्शन किससे होगा बच्चे? स्पोर द्वारा। डिफरेंट तरह के स्पोर बनाते हैं, जैसे जू स्पोर, प्लानोस्पोर, हेप्नोस्पोर, इग्नाइट, ये कई तरह के स्पोर बनाते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा बच्चे, ठीक। अब आ जाते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा। इधर देखो, सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? सेक्स ऑर्गन चाहिए, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बोला जाता है। दोनों यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेटलेस होते हैं। जैकेटलेस का मतलब कवरिंग नहीं होती, जैकेट का मतलब कवरिंग। बच्चे स्टाइल सेल्स की कवरिंग देखने को मिलती है सेक्स ऑर्गन के बाहर। इनकी जो होती है सेक्स ऑर्गन की सेल्स होती है, उनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती, इसलिए हम बोल देते हैं जैकेटलेस होती है। जैकेट मैंने पहले लिख दिया, ग्रुप ऑफ स्टाइल सेल्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है साहब। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, कारा। कारा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? मल्टी सेलर होता है और जेक्टेड होती है, मल्टी सेलर और जेक्टेड। इसमें मेल को ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल को नोक्यूल बोलते हैं साहब,
ठीक है नहीं। कारा की फोटो कुछ ऐसी दे रखी साहब, पुराने क्वेश्चन करोगे तो मिल भी जाएगा साहब। ये कारा साहब, कारा के अंदर देखो उधर फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ बना हुआ है ओगोनियम, नीचे की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन बना हुआ दैट द एंथ्रीडियम, ठीक है नहीं। पूछा जाएगा, अब एक बार क्वेश्चन आ गया था साहब ऐसे और उसने ए बी लिख दिया था और पूछा था क्या था, कुछ लोग एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम करके आ गए थे। पहला तो इन लोगों ने क्वेश्चन गलत किया, दूसरा क्वेश्चन के लोगों ने गलत किया, कुछ लोगों ने इसको मेल कर दिया इसको फीमेल कर दिया साहब, बोले कि देखो ये गोल मटोल इसको फीमेल होगी साहब, ये एकदम तो इधर उधर मेल कर देता साहब। तो दो तरीके बता रहा हूं साहब, दो तरीके बता रहा हूं साहब। अब देखो इसके बाहर बच्चे कवरिंग भी देखने को मिलती है, यानी जक्टेड होती है, सेल्स कैसी होती है, मल्टी सेलर होती है। मेल को क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल को क्या बोलते हैं ओगोनियम, नॉट आर्चिगोनियम, बार बार चिल्ला रहा हूं। आर्चिगोनियम अभी आई नहीं है, देर में आएगी, पहले मेल आएगा बाद में फीमेल आएगी। आर्चिगोनियम देर में आती जल्दी जाती साहब, सॉरी देर में आती देर में जाती, ये पहले आता पहले जाता। देखना साहब, इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है साहब, याद आ रहा टाइटैनिक मूवी, टाइटैनिक मूवी में सब एक पटरा रहता है, पटरी के ऊपर फीमेल रहती है, इधर मेल रहता है साहब नीचे की तरफ। उस मूवी में इसने एक बार ये नहीं सोचा साहब कि उल्टा कर लेते हैं साहब, थोड़ी देर ये लेट जाता है थोड़ी देर मैं, दोनों लोग बच जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ साहब, ये आराम से बैठी रही, बेचारा बर्फ बन गया साहब। अब बताओ दोनों में कौन गधा था, मेल, ये क्या था, मेल गधा था, फीमेल गधी नहीं थी, गधा कौन था, मेल। इसीलिए मेल को क्या बोलते हैं, गधा, गधा का मतलब, गधा का मतलब ग्लोब्यूल, ठीक है। तो जी से याद रखना मेल गधा, फीमेल की नहीं थी, नहीं से याद रखना नॉक्यूल, ठीक। अब बताओ उस पटरे के ऊपर कौन था, फीमेल, तो ये पटरा हो गया बच्चे, दिस इज द पटरा, इस पटरा मान लो साहब। पटरे के ऊपर कौन है, फीमेल, नीचे कौन है, मेल, इधर देखो ऊपर कौन है, फीमेल, नीचे कौन है, मेल, ऐसे याद रख लेना, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है नहीं। मेल क्या था, गधा, फीमेल नहीं तो ग्लोब्यूल और नॉक्यूल, बहुत अच्छे साहब, ठीक। अब देखो ये तो भी सेक्स ऑर्गन की बात की है साहब। अब पूछा जाए कि सेक्सुअल प्रोडक्शन कितनी तरीके का होता है, बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो, खूब गलत करते हो, खूब गलत करते हो क्वेश्चन। तो याद रखना 3 तरीके का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों तरह के दोनों गैमेट एकदम कॉपी पेस्ट होते हैं, एक गैमेट दूसरे गैमेट का जस्ट कॉपी पेस्ट होता है, शेप साइज सब कुछ सिमिलर होता है साहब, ठीक है नहीं। अब इनके पास फ्लैजिला हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, अगर होंगे तो मोटाइल होंगे नहीं तो नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल कहां देखने को मिलेंगे, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, एक्टोकार्पस में, नॉन मोटाइल कहां, स्पायरोगायरा में। इसी तरह से एन आइसोगैमस में क्या होता है, शेप तो सिमिलर होता है लेकिन साइज डिसिमिलर होता है, शेप क्या होता है सिमिलर बट साइज क्या होता है डिसिमिलर। एग्जांपल यूडोराइना, ग्रीन एल्गी, बच्चे एनसीईआरटी अपडेट होगी, ध्यान रखिएगा जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास लिखा होगा, तो दैट द यूडोराइना ग्रीन एल्गी सा। अब इसी तरह से ओगैमस होता है, ना तो शेप सिमिलर होगा ना साइज, दोनों ही अलग होंगे साहब, और इसमें फीमेल बड़ी होगी, स्टेशनरी होगी, नॉन मोटाइल होगी, मेल छोटा होगा साहब, उसके पास फ्लैजिला हो सकता है साहब, अरे हाँ है ना। अब देखो, अब इसमें का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, सारगासम, वॉल्वेक्स, फ्यूकस और कार्गा, सारगासम, वॉल्वेक्स, फ्यूकस और कारा। अब देखो एग्जाम्पल ज्यादा कहां है, एक तो यहां एग्जाम्पल ज्यादा है और एक यहां। अब इन दोनों को याद करने का तरीका बताता हूं साहब, ठीक है नहीं। अब दोनों को याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो इधर साहब, ठीक, देखो आइसोगैमस ऑफ क्लेडोफोरा, ठीक है, देख सकते हो एकदम कॉपी पेस्ट, तुम जान ही नहीं सकते उसमें मेल गैमेट कौन सा फीमेल गैमेट कौन सा, जस्ट एकदम कॉपी पेस्ट होते हैं साहब, ठीक है नहीं। मोस्ट ऑफ द क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज तुमसे कोई पूछेगा तो बोल देना आइसोगैमस। अब याद करने का तरीका देखो, अब आइसोगैमस मोटाइल का याद करने का तरीका ऐसे याद रखना, मोटे अंकल, मोटे अंकल मतलब मोटाइल, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, एक्टोकार्पस, ऐसे याद रखना साहब। और अगर आपको ओगैमस याद रखना तो ओगैमस को याद करने का ये तरीका है, ओ सर वॉल्यूम पर फोकस करो, ओ का मतलब ओगैमस, सर का मतलब सारगासम, वॉल्यूम मतलब वॉल्वेक्स, फ्यूकस और कारा, ठीक है नहीं। तो ओगैमस कौन है, सारगासम, वॉल्वेक्स, फ्यूकस और कारा, ठीक है साहब। याद रखना ये ट्रिक चोरी हो जाएंगे, अब बहुत लोग ये ट्रिक कॉपी करेंगे साहब, ठीक है नहीं, भी देखना लोग अपनी अपनी ट्रिक बना लेंगे, भाई तेरे ने ट्रिक बना के तेरे को दे दी आज, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी कॉपी करे क्या फर्क पड़ता है बच्चे, तुम लोगों का भला हो। अच्छा एल्गी की बात करते हैं साहब। अब एल्गी को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, किसके बेस पे, ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट। सर ये तो दिया ही नहीं बेटा, जाके समरी पढ़ना, समरी में यही लिखा हुआ है साहब कि एक तो पिगमेंट के बेस पे, इसके अलावा सेल वॉल के आधार पे, इसके अलावा स्टोर्ड फूड के अलावा, ठीक है नहीं। कोई एक चुनना पड़े तो पिगमेंट चुनना, लेकिन अगर सारे ऑप्शन कर आ जाएंगे तो आंसर कर देना ऑल ऑफ द, ठीक है नहीं। तो ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट एडिशन टू दिस सेल वॉल कंपोजिशन और स्टोर्ड फूड के आधार पे हमने 3 हिस्सों में बांट दिया साहब, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। पूछा जाए सबसे एडवांस एल्गी कौन सी होगी, ग्रीन एल्गी, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी एल्गी कौन सी होगी, ब्राउन एल्गी, सबसे डीपेस्ट एल्गी कौन होगी, रेड एल्गी, ठीक है साहब, ये ध्यान रखिएगा।
आ जाओ एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइस यानी ग्रीन एल्गी। अब देखो जिस आधार पे बांटा है बस वही चीजें हमें देखनी है, हमें पिगमेंट देखना है साहब, सेल वॉल देखना है, स्टोर फूड देखना है, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल और एल्गी खत्म हो जाएगा साहब। तो पिगमेंट, स्टोर फूड, फिर से सुन लो, पिगमेंट, स्टोर फूड, पिगमेंट, स्टोर फूड, सेल वॉल कंपोजिशन, एग्जाम्पल और क्या साहब, रिप्रोडक्शन, बस एल्गी खत्म हो जाएगा साहब। आ जाओ सबसे पहले प्लांट बॉडी की बात करते हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं किस तरह के होते हैं ये देख लो साहब, ये एक आधा पॉइंट और एक्स्ट्रा, जैसे कि क्लोरोफाइसी के मेंबर जो होते हैं ग्रीन एल्गी, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलर मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एस्टाबुलरिया। क्लेडोमोनास, क्लोरेला और एस्टाबुलरिया। क्लेडोमोनास जो होता है ये मोटाइल होता है, ठीक है। जो क्लोरेला होता है ये नॉन मोटाइल होता है। एस्टाबुलरिया लार्जेस्ट यूनिसेलर प्लांट है, छोड़ देना ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। क्लोरेला वही है जिसके ऊपर केल्विन साहब ने काम किया था और डिस्कवर किया था केल्विन साइकिल को। ये बात मेल्विन केल्विन जहां पे प्लांट फिजियो से पहले साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, उनकी लाइनों में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। आजा अब बात करते हैं कॉलोनियल, ठीक है नहीं। कॉलोनियल बच्चे होता है वॉल्वक्स। वॉल्वक्स की जो कॉलोनी होती है मोटाइल कॉलोनी होती है। ऐसे फिलामेंटस याद रखना, मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसे हैं, फिलामेंटस, मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसे हैं, फिलामेंट, चाहे यूरोथ्रिक्स हो चाहे स्पायरोगारा हो। फंगाई भी कैसे थे, फिलामेंटस, जहां फिलामेंटस वहां फ्रेगमेंटेशन, ध्यान रखना जहां फिलामेंटस वहां फ्रेगमेंटेशन। तो जैसे मोस्ट ऑफ द एल्गी यूरोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगारा हो गया, तो दो एग्जांपल तो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी की जरूर याद रखना, कौन कौन, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगारा, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगारा। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं पिगमेंट की। पिगमेंट की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, एल्गी तुम्हें पता फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ग्रीन एल्गी तो पक्का ग्रीन होंगे सब, ग्रीन है तो भर भर के क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा। इसके अलावा के जंतोफिल के नाम पे मेनली जेंथिन होता है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड के नाम पे बीटा कैरोटीन और जंतोफिल के नाम पे जेंथिन होता है सब। इसकी वजह से कलर इसका ग्रॉस ग्रीन और इसकी वजह से कलर इसका येलो हो जाता है साहब। तो इसी वजह से हल्के येलोइश या ग्रीन के बीच के कलर ज्यादातर नजर आते हैं, ठीक है नहीं। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो चटक ग्रीन, ये ज्यादा हो जाएगा थोड़ा येलोइश बना जाएगा सब, ठीक। अब इनके क्लोरोप्लास्ट के शेप भी कई तरह के होते हैं। अगर तुमने सेल चैप्टर में पढ़ा था तो वहां क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखा था कि इनके कई तरह के शेप होते हैं, जैसे कि इनका शेप कप शेप हो सकता है, डिस्क्वायर्ड शेप हो सकता है, रिबन स्पाइरल शेप के हो सकते हैं या फिर गर्डल शेप के होते हैं। कप शेप के क्लेमाइडोमोनास, डिस्क्वायर्ड शेप का रिबन स्पाइरल शेप के स्पायरोगारा और गर्डल शेप के यूरोथ्रिक्स होते हैं, ध्यान रखना साहब। लेकिन ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट के शेप नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वहां की बात है तो मैंने यहां बता दी। अब आ जाते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल की अगर बात की जाए तो इसकी आउटर लेयर बनी होगी पैक्टोज की, इनर लेयर बनी होगी सेलुलोज की। इसीलिए बोला जाता है कि ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती पैक्टोसेलुलोज की। किसकी बनी होती, पैक्टोसेलुलोज की। अगर स्टोर्ड फूड की बात की जाए तो स्टोर्ड फूड के नाम पे यहाँ पे स्टार्च होता है। क्या नाम, क्या होता है, स्टार्च। कुछ मेंबर के पास ऑयल ड्रॉपलेट भी देखने को मिल सकती। रिप्रोडक्शन सब तरीके का होगा, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव किसके थ्रू होगा साहब, अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो फ्रेगमेंट वो हो जाएगा, फिजन हो जाएगा, बाइंडिंग फिजन हो जाएगा। और अगर फिलामेंटस होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू हो जाएगा, डिफरेंट तरह के स्पोर बनाएंगे साहब, जू स्पोर हो गया, प्लानोस्पोर हो गया, ठीक। अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात की जाए तो तीनों तरीके का देखने को मिलेगा, आइसोगैमस, एनोइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है साहब। क्या बोलो, आया इतनी बात समझ में। एक बात इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, ग्रीन एल्गी के पास स्टोरेज बॉडी देखने को मिलती है जिन्हें बोला जाता है पैरिनोइड्स। क्या बोलते हैं, पैरिनोइड। तो ग्रीन एल्गी के पास एक स्पेशल स्टोरेज बॉडी होती है जिनके पास बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं पैरिनोइड। क्या बोलते हैं, पैरिनोइड्स, ठीक है। इसका नंबर एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है साहब। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है और इनके पास प्रोटीन बेसाइड स्टार्च देखने को मिलता है। क्या होता है, प्रोटीन बेसाइड स्टार्च, ये इसकी बनी होती है। सर कहना क्या चाहते हो बेटा, कुछ ऐसा समझो, इन्होंने ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लोटा रख दिया। क्या रख दिया, लोटा। लोटा क्यों रखा सर, बेटा एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है रुबिस्को। क्या नाम होता है, रुबिस्को। अब ये रुबिस्को जो एंजाइम होता है बेवफा होता है, ये CO2 के साथ तो रिएक्शन करता ही करता है, लेकिन इसका प्यार कुछ ऑक्सीजन के लिए ज्यादा उमड़ उमड़ के आता है साहब। तो इस CO2 के लिए भी रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तब करता है जब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्या कहना चाहते हो सर, बेटा हम ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट नहीं कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहते, रुबिस्को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और CO2 रिलीज करेगा, और फोटोसिंथेसिस में रुबिस्को का यूज होता है साहब। तो मामला उल्टा हो जाएगा। जनरली प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और अगर रुबिस्को को तुमने ऑक्सीजन ज्यादा दे दी तो ये ऑक्सीजन को यूज करेगा और CO2 रिलीज करेगा साहब, तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये प्लांट के लिए भी खतरनाक हो जाता है साहब। तो प्लांट चाहता है कि ऑक्सीजन ना आए, इसलिए वो CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहता है। अब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल बॉडी लाता है, उन्हीं को बोलते हैं पैरिनोइड। तो पैरिनोइड का काम यही होता है कि रुबिस्को के चारों तरफ CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखते हैं। तो मैंने ये लिखा, इन्वॉल्व इन
कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म सीसीएम, ये जनरेट करता और मेंटेन करता हाई CO2 कंसंट्रेशन नियर रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म लिख दी, दैट इज रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है नहीं। अब रुबिस्को CO2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी, बट CO2 के लिए इसकी एफिनिटी क्या होती है बच्चे, ज्यादा। बट अगर ऑक्सीजन ज्यादा दे दोगे तो उसकी एफिनिटी कई बार ऑक्सीजन के लिए भी हो जाती है, इसलिए रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ भी कर जाता है। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल इस ट्रिक से याद रखना बच्चे, यूवी सनरेज इजिली कैन कॉज कैंसर। यूवी सनरेज इजिली कैन कॉज कैंसर। देखो यू से क्या याद रखो, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वेक्स, एस से स्पायरोगारा, यूडोराइना, कारा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। फिर से सुन लो, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वेक्स, स्पायरोगारा, यूडोराइना, कारा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। इतने एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं साहब, ग्रीन एल्गी के। ठीक है, चलिए ग्रीन एल्गी खत्म हो गया, अब बात करते हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी खत्म हो गया, अब बात करते हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी की बात की, जैसा मैंने पहले लिख दिया सारे के सारे फिलामेंटस एल्गी, कितना बढ़िया सा, मैं बता नहीं रहा हूं कोई यूनिसेलर कोई कॉलोनियल कोई क्या, सारे के सारे एल्गी कैसे हैं, फिलामेंटस। सारे फिलामेंटस तो सब फ्रेगमेंटेशन करेंगे, अरे बोलना, वेजिटेटिव में सारे के सारे क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। और देखो मैंने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं, मरीन। मोस्ट ऑफ ब्राउन एल्गी कैसे होते हैं, मरीन होते हैं साहब। कहना क्या चाहते हो साहब, इधर देखो, इनकी प्लांट बॉडी थोड़ा सा अलग होती, ग्रीन एल्गी की इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, ब्राउन की थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती। इसमें ना ऊपर की तरफ एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, नीचे की तरफ रूट जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। रूट नहीं है, लीफ नहीं है, स्टेम नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अपीयरेंस ऐसा आने लगता है। जैसे रूट जैसा हो जाएगा उसे बोलेंगे होल्ड फास्ट। अब रूट का काम होता है जमीन से प्लांट को पकड़ के रखना, इसी तरह होल्ड फास्ट भी जमीन से अटैच होती, तो सबस्ट्रेटम से अटैच होती। अब चूंकि पानी में रहते हैं तो पानी में रहने की वजह से ऐसा नहीं होता कि नीचे जमीन मिल ही जाए सा, तो जिस भी चीज से जुड़े होंगे उसको हम बोल देंगे सबस्ट्रेटम। ठीक है नहीं, तो ये होल्ड फास्ट किससे जुड़ा होता है, सबस्ट्रेटम से। अब ये स्टेम वाला पार्ट जिसे हम स्टाक या स्टाइप बोलते हैं, ऊपर लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रॉन्ड या लेमाइना बोला जाता है, फ्रॉन्ड या लेमाइना। ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है साहब। ठीक है नहीं, अब ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने लेमिनेरिया यानी कि कैल्प का बना के दे रखा, जो कि तुमने इंसेक्टिव बनाया, तो मैंने वहीं से इसको बना के दिखाया कि तीन होते हैं बच्चे, फ्रॉन्ट, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ठीक है नहीं, तो इसकी प्लांट बॉडी थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होती। वापिस से आते हैं साहब, मैंने प्लांट बॉडी की बात कर लिया, पिगमेंट की बात करेंगे साहब। पिगमेंट फिर वही क्लोरोफिल के नाम पे ए और सी होता है साहब, कैरोटिनॉइड के नाम पे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन सब में यूनिवर्सल होता है साहब, सारे एल्गी के पास बीटा कैरोटीन देखने को मिलेगा साहब। जंतोफिल के नाम पे फ्यूकोजेंथिन या फाइकोजेंथिन बोल दो या फ्यूकोजेंथिन बोल दो साहब। इसकी वजह से इसका कलर ब्राउन आ जाता है, इसी वजह से इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं साहब। सेल वॉल की बात की जाए तो इसमें भी आउट बाहर की तरफ एल्गिन मिलता है और अंदर की तरफ सेलोज मिलता है। बच्चे सेलोज तो सब में मिलेगा, बाहर की तरफ इसमें एल्गिन होगा, जबकि ग्रीन एल्गी में क्या था, पेक्टिन था, इसलिए पेक्टोसेलोज बोल देते थे साहब। वहां पे याद करो क्लोरोफिल ए और बी था, यहां क्लोरोफिल ए और सी है साहब। ठीक है नहीं, वहां स्टोर्ड फूड क्या थी, स्टार्च, और यहाँ कई बार ऑयल ड्रॉपलेट होती थी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकती, जैसे कि मेनिटॉल हो गया, जैसे लेमिनेरियन हो गया, इन सब के फॉर्म में स्टोर्ड फूड होती साहब। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन यहां पे भी तीन तरीके का, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन, क्यों, क्योंकि सेपरेट सारे कैसे हैं, फिलामेंटस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ जूस्पोर द्वारा होता है। जूस्पोर यानी कि मोटाइल स्पोर, हाँ मोटाइल होते हैं साहब, इनके पास दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, मैंने लिखा मोटाइल होता है, दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। और दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल साइड में अटैच्ड होते हैं और अनइक्वल होते हैं, बड़े छोटे होते हैं साहब। ठीक है नहीं, और इनका शेप जो होता है जूस्पोर का, वो पियर शेप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात साहब। सेक्सुअल प्रोडक्शन यहां पे भी तीनों तरीके का होगा, आइसोगैमस, एनेक्सोगैमस और ओगैमस, तीनों तरीके का हो सकता है। बट यहाँ के जो गैमेट होते हैं वो भी पियर शेप, एनसीईआरटी लिख रही पायरीफॉर्म, क्या लिख रही है, गैमेट कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म, पियर शेप के होते हैं। इनके गैमेट के पास भी दो फ्लाइला होते हैं, दोनों लेटरिटाइट होते हैं, दोनों ही अनइक्वल होते हैं, तो दोनों ही अनइक्वल लेटरिटाइट फ्लाइला होता है। इसी वजह से इसके गैमेट कैसे हो जाते हैं, मोटाइल। कैसे हो जाते हैं, मोटाइल। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं आई साहब। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल ऐसे याद रखना, सेल्फ डीपी, एग्जाम्पल क्या याद रखना, सेल्फ डीपी। सेल्फ डीपी का मतलब क्या हुआ साहब, इधर देखो, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टोटा, सारगासम, यानी सारगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस। ठीक है नहीं, डी से डिक्टोटा और पी से फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी। ठीक, तो एग्जाम्पल ऐसे याद रखना किसके, ब्राउन एल्गी के, सेल्फ डीपी से। लास्ट आ जाते हैं रेड एल्गी। अब रेड एल्गी के लिए मैंने देखो पहले ही लिख दिया साहब, कैसी है, मरीन, कैसी फिलामेंटस, कैसी है, नॉन मोटाइल। तो तीन बातें तो एकदम दिमाग में सेट कर लो साहब, सारी की सारी फिलामेंटस, ब्राउन भी सारी फिलामेंटस, ग्रीन भी मोस्ट ऑफ द फिलामेंटस, ज्यादातर फंगाई सारी फिलामेंटस, एल्गी भी ज्यादातर फिलामेंटस साहब।
ठीक है नहीं। तो फिलामेंट इसलिए फ्रेगमेंटेशन भर भर के होता है अलगी फंगाई के अंदर साहब, ठीक है नहीं। और देखो ये मरीन होती है साहब, नॉन मोटाइल होती है। एनसीईआरटी का एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं साहब कि देयर इज अ नो मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो, रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के जीवन में कभी भी मोटाइल स्टेज नहीं देखने को मिलेगी। कहां कहां पे? रेड एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के जीवन में कभी भी मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं साहब, इधर देखो। और देखो मैंने कुछ बातें लिखी कि ये कहां पे मिलेगी साहब? मरीन हैबिटाट्स में विद ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरिया। ये मरीन हैबिटाट में देखने को मिलती है, खास करके वहां जहां पे वार्मर एरिया क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है नहीं, वहां पे ज्यादा इनकी कंसंट्रेशन। पिगमेंट की बात कर लेते हैं। पिगमेंट की मैं ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी की मैं बात कर लेता हूं, उसमें ए बी फिर ए सी था, यहाँ पे ए और डी होता है। बीटा कैरोटीन तो सब में कॉमन होता है सब। जंतोफिल के नाम पे यहाँ पे आर फाइकोरिथिन या आर फाइकोसाइनिन होता है। आर फाइकोरिथिन रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आर फाइकोसाइनिन ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या सर रेड एल्गी ब्लू भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चे, रेड ज्यादा होता है ब्लू कम होता है, ठीक है नहीं। इसी वजह से रेड एल्गी ज्यादातर रेड होती है और ब्लू कलर भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं सर। आप सरफेस पे अगर रेड एल्गी को ढूंढोगे साहब तो ब्लू कलर की नजर आएगी, जैसे से वो नीचे की तरफ जाती जाएगी उतनी रेड होती जाएगी, नहीं ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो ब्लू से रेड की तरफ बढ़ रहे हो साहब आप, ठीक है नहीं। तो मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट रेड एल्गी सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के पास भी यही पिगमेंट होते थे, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। इसी वजह से पिगमेंट के आधार पर दोनों कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेल वॉल की बात करें तो इसके पास भी बाहर क्या मिलेगा? ये पैक्टिन और क्या? पॉलीसल्फेट एस्टर। और क्या मिलेगा? सेलुलोज। तो सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर तीनों देखने को मिलते हैं इनके सेल वॉल। फिर वापस से स्टोर फूड की बात कर लेते हैं साहब। इनके स्टोर फूड की बात करूं तो इसमें क्या मिलेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या होता है सर? मॉडिफाइड स्टार्च होता है, ठीक है नहीं। कैसे मॉडिफाई हो जाता है? मैंने ये लिखा है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है अमाइलो, पैक्टिन और ग्लाइकोजन से, ठीक है नहीं। अगर स्टार्च की बात करोगे, स्टार्च जो होता है, स्टार्च के पास दो चीजें मिलती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। एक ब्रांच होता है, एक अनब्रांच होता है साहब। तो उसका जो अमाइलोपेक्टिन होता है और ग्लाइकोजन, इन दोनों के सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है नहीं। ये देखो साहब, ऐसा होता है अमाइलोज अनब्रांच और अमाइलोपेक्टिन से ब्रांच होता है, ग्लाइकोजन भी ब्रांच होता है। तो ब्रांच के इसका सिमिलर होता है, मॉडिफाइंग फॉर्म होता है स्टार्च का, ठीक है साहब। तो इसमें अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इनसे स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन की बात कीजिए तो तीनों तरीके का देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव सिर्फ फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल सिर्फ और सिर्फ नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, क्योंकि मोटाइल स्टेज होती ही नहीं है, तो जू स्पोर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लेनोस्पोर होंगे, क्योंकि प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं साहब। अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ओगैमस होगा साहब, ठीक है नहीं। गैमेट्स इनके कैसे होंगे? नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं साहब, ठीक है नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन बात है साहब कि फर्टिलाइजेशन के बाद इनका जो डेवलपमेंट होता है बाकी अलगी से कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक्कम्पनाइड का मतलब होता है होती, ऐसी घटना होती क्या? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है साहब। एग्जाम्पल याद कर सकते हो ऐसे, ये छोड़ो, ये ट्रिक छोड़ो, बकवास है, ठीक है ना। इस ट्रिक से याद रख लो बच्चे, पीजी, ठीक है नहीं, यानी कि जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा, ठीक है नहीं। तो जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा, ठीक है नहीं। अब एनसीईआरटी में देखो ऐसे फोटो बने होंगे, ये किसका फोटो है? ध्यान से देखो, ठीक है नहीं। फूला फूला लग रहा है इसलिए इसका नाम है पोरफायरा। क्या नाम है? पोरफायरा। जो फूला फूला वो फायरा, फायरा कौन? पोरफायरा, ठीक है नहीं। ये देखो पॉलीसिफोनिया, ये दोनों ही क्या है बच्चे? रेड एल्गी, दोनों क्या है? रेड एल्गी। फिर उसके बाद देखो टेबल बनी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे मैक्सिमम तुमसे, ठीक है नहीं। ये देखो 3 क्लासेस एल्गी की बांटी गई हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडोफाइसी। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी, इसको ब्राउन एल्गी और इसको रेड एल्गी। पिगमेंट जिसके आधार पर इनको बांटा गया, सबसे पहले उन्होंने पिगमेंट लिया। इसके पास क्लोरोफिल ए और बी, देखो ए तो सबके पास, इसलिए कुछ यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं बच्चे। अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो मान के चलो उसके पास क्लोरोफिल होगा ही होगा, बिना क्लोरोफिल ए के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं। दूसरा देखो कौन कौन सा है बच्चे? बी, सी और डी। कितना आसान हो गया। तो ए के अलावा कौन है? बी, सी और डी। अगर जंतोफिल और बीटा कैरोटीन सब में है, इसके अलावा यहां पे फ्यूकोजेंथिन है और यहां क्या है? फाइकोरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी होता है साहब। इसके पास जेंथिन भी होता है साहब, याद आया। स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च। और कुछ मेंबर के पास ऑयल ड्रॉपलेट भी होता है। इसके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मनीटोल लैमिनिन होगा। इसके पास फ्लोरीन स्टार्च होगा जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होगी किसके? माइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के साथ सिमिलर होगी। सेल वॉल, इसके पास सेलुलोज के अलावा क्या होता है? पैक्टिन। यहां पे सेलुलोज के अलावा क्या होता है? एल्जिन। यहां पे सेलुलोज के अलावा पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं साहब।
अगर फ्लैजिला की बात की जाए साहब, फ्लैजिला इसके पास 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। इसके पास सिर्फ 2 होंगे, अनइक्वल होंगे और लैटरल होंगे साहब, ध्यान रखना। इसके पास फ्लैजिला होती ही नहीं है, बिल्कुल ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह। ब्लू ग्रीन एल्गी से 2 सिमिलरिटी होती है रेड एल्गी कि दोनों नॉन मोटाइल होते हैं और दोनों में पिगमेंट एक जैसा होता है, दोनों के पास पिगमेंट भी क्या होता है, एक जैसा। हैबिटाट की बात की जाए तो इसके पास फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, साल्ट वाटर। सर फ्रेश वाटर साल्ट वाटर में क्या फर्क होता है साहब? जो आरओ से आ रहा है बच्चे, वो आरओ फ्रेश वाटर होगा और बाकी सब साल्ट वाटर होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं पागल आदमी, नल का पानी, नलकूप का पानी, नदी का पानी, रिवर का पानी, समंदर को छोड़ के सारे पानी कैसे हैं, फ्रेश वाटर है, ठीक है नहीं। समंदर को छोड़ के चाहे कितना ही गंदा क्यों ना हो, पानी क्या है, फ्रेश वाटर है। नाली बहरी वो भी फ्रेश वाटर है। बेटा तुम्हें गिलास भर के पीना नहीं, उसमें पेड़ को उगना है, पेड़ के काम का है वो, इसलिए वो फ्रेश वाटर है साहब, ठीक है नहीं। ब्रैकिश वाटर और मरीन वाटर, साल्ट वाटर में डिफरेंस ये है, साल्ट वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ब्रैकिश वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। बस साल्ट के कंसंट्रेशन के अलग फर्क होता है। बाकी दोनों जो पानी होते हैं, दोनों ही नमक पानी, खारे पानी होते हैं। ब्रैकिश वाटर भी खारा पानी है और साल्ट वाटर भी खारा पानी, लेकिन ज्यादा खारा कौन है, साल्ट वाटर। तो ग्रीन एल्गी तीनों में देखने को मिलती है। ब्राउन एल्गी की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में बहुत रेयर होंगी साहब। अगर रेड एल्गी की बात की जाए साहब, फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलेंगी, मोस्ट ऑफ द साल्ट वाटर में रहती हैं साहब। तो रेड एल्गी ज्यादातर मरीन होती हैं, ज्यादातर मरीन होती हैं साहब, ठीक है नहीं। और ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दोनों ज्यादातर कैसे होती हैं, मरीन होती हैं। चलिए साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और देखो, पिगमेंट के आधार पे, स्टोर्ड फूड के आधार पे और सेल वॉल के आधार पे क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट होता है, स्टोर्ड फूड स्टार्च होती है, सेलो जो पैक्टो, ये सारी सिमिलरिटी एंजियोस्पर्म में, ये सब कुछ एंजियोस्पर्म में अंदर। एंजियोस्पर्म मेनली प्लांट के अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है साहब, ठीक है नहीं। इसके अलावा सेलुलोज के साथ इनके सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज के अलावा पैक्टोज होता है साहब। इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रीन एल्गी को माना जाता है कि ये हमारे एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर। तो ग्रीन एल्गी बिलीव टू बी एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी हायर प्लांट। हायर प्लांट जो होते हैं, हायर प्लांट ग्रीन एल्गी से ही बने, ठीक है नहीं। तो माना जाता है ग्रीन एल्गी आर द एंसेस्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी हायर प्लांट। इसी वजह से इसको एडवांस एल्गी बोल देते हैं। कौन सी एल्गी बोल देते हैं बच्चे, एडवांस एल्गी बोल देते हैं। बोलो नहीं आया, बोलो नहीं आया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे और इकोलॉजिकल, मैंने सारी एक साल लिख दी, ठीक है नहीं। अब एल्गी में याद रखना साहब, ये देखो मैंने कहा कि एटलीस्ट हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन, जो भी अर्थ के ऊपर CO2 फिक्सेशन हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसमें से मैक्सिमम योगदान किसका है, एल्गी का। तो यही लिखा है, एटलीस्ट हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन कैरिड आउट बाय एल्गी ड्यू टू लेस लाइफ स्पैन। याद रखना ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना भी CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसमें आधे से ज्यादा अकेले एल्गी का योगदान है, अकेले एल्गी का योगदान है सर। नेक्स्ट देखो साहब, एनसीईआरटी कहती पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साहब, ठीक है नहीं। कि ये जो एल्गी होते हैं, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, बेसिस ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। क्योंकि एल्गी पानी में रहता है, तो पानी के अंदर जितना भी खाना बनना है उसमें एल्गी का योगदान सबसे ज्यादा है साहब। एल्गी सबसे ज्यादा खाना बनवा रहे हैं, अगर एल्गी सबसे ज्यादा खाना बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां के एनिमल इन्हीं के ऊपर डिपेंड है साहब। तो ये लिखा है दैट द बेसिस ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। जैसे कौन कौन हो गया, पोरफायरा, लेमनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा, लेमनेरिया, सार्गासम। ऐसे इस तरह से 70 स्पीसीज हैं जिनको एज अ फूड यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। बोलो आया नहीं आया, रफ्तार संभाल पा रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो तो बच्चे लास्ट 20 दिन में अब रफ्तार तो यही रहेगी, इससे कम तो नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है साहब, फिर यही मैंने लिखा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के, ऑल एक्वेटिक एनिमल का बेसिस बनाते हैं, पोरफायरा, लेमनेरिया और सार्गासम। इस तरह के और जब मिला के लगभग 70 स्पीसीज ऐसे जिनको फूड के तौर पे यूज किया जाता है। एक दो बातें और देखो, एल्गी, कुछ एल्गी ऐसी जैसे सिंगल सेल प्रोटीन मिलती है, जैसे स्पारुलिना और कोलेला। कोलेला बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसके पास ज्यादा होता है, इसके पास इसकी जो सेल होती है उसके पास प्रोटीन ज्यादा होता है, मतलब 80% प्रोटीन होता है एक सेल के पास। और नंबर 2 पे आता है बच्चे कोलेला, दैट द ग्रीन एल्गी। इसको कौन यूज करता है बच्चे, स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। बच्चे खाना भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेगी साहब। अरे बोलो ठीक, तो पूछा जाता है कोलेला यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। अब कुछ और कंपाउंड देखो बच्चे, कुछ कंपाउंड इनसे मिलते हैं, जिन्हें बोला था हाइड्रोकोलाइड्स या फाइकोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स या फाइकोकोलाइड। बच्चे जिलेटिनस एजेंट होते हैं, इनका काम होता है वाटर को होल्ड रखना। सर वाटर को काहे को होल्ड रख रहे हो, बेटा तुमने देखा होगा
बूट पॉलिश आती है साहब, बूट पॉलिश जो आती है, अगर उसमें नमी नहीं रहेगी तो आप पॉलिश करोगे कैसे, इसलिए उसमें हमेशा नमी मेंटेन रहती है। उस नमी को मेंटेन कौन रखेगा साहब, हाइड्रोक्लोराइड। आप मार्केट से जेली लेके आते हो, जेली वाली जो टॉफी आती है साहब, जेली जैसी होती है, उसको जब खाते हो तो उसके अंदर नमी होती है, उस नमी को रोक के रखना है, क्योंकि बेचना है कई दिन तक हमेशा। आपने देखा होगा उसमें रखे महीनों पड़ी रहती है उसके अंदर जेली, और उसके अंदर नमी मेंटेन रहती है, उस नमी को रोक के बनाए कौन रखता है साहब, ये जिलेटिनस कंपाउंड हाइड्रोक्लोराइड। तो कई तरह के इनसे जिलेटिनस कंपाउंड मिलते हैं जो कि वाटर को होल्ड करने का काम करते हैं, जैसे कि अगार अगार मिलता है साहब। अब ये जो अगार अगार है साहब, ये एज ए मीडियम यूज किया जाता है, ठीक है नहीं, जहां पे नमी चाहिए होती है, जैसे माइक्रो को ग्रो कराना है तो उनको नमी चाहिए साहब, ठीक है ना, टू ग्रो माइक्रो। और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली, आइसक्रीम और जेली को बनवाने में भी यूज करते हैं अगार अगार का साहब, अगार अगार। फिर ऐसे कैराजिन, कैराजिन भी किससे मिलता है साहब, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। किस में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में। बहुत सारे फूड ऐसे आते हैं जिसमें नमी मेंटेन रखनी पड़ती है साहब, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ऐसे एलजी होता है, एल्जिन भी कई तरह से यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे पॉलिश वगैरह बनाने के लिए एल्जिन यूज किया जाता है। तो कई तरह के कंपाउंड होते हैं बच्चे, जैसे अगार अगार, इनके नाम में आर आता तो याद रखना रेड एल्गी से मिलते हैं। अकेराजिन भी में आर आता तो ये किससे मिलते हैं, रेड एल्गी से। एल्जिन किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से। तो एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, जबकि कैराजिन और अगार अगार किससे मिलते हैं, रेड एल्गी। रेड एल्गी में एटलीस्ट दो एग्जाम्पल याद रखना, जिलेडियम और ग्रिशलेरिया, जिलेडियम और ग्रिशलेरिया। बोलो आया नहीं आया। ये देखो एनसीईआरटी में फोटो बने हुए हैं साहब, ठीक है नहीं, ध्यान से देख लेना साहब। ये कॉलोनियल बना है, वो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी की फोटो है साहब। ये तीनों भी फोटो देख लेना साहब, ठीक है नहीं। ये देखो कैल्प का बना हुआ साहब, लेमिनेरिया, ये किसका है, फ्यूकस, वो किसका है, डिक्टियोटा का साहब, ठीक है नहीं। फ्यूकस के गैमेट भी बने हुए हैं साहब। फ्यूकस के अंदर कंडीशन कौन सी दिख रही है, ऊगैमस, हेट्रोगैमेट है। ये देखो फीमेल बड़ी सी, ठीक है। ये देखो मेल छोटा सा साहब, मेल के पास मोटाइल है साहब, दो फ्लैजिला है, अनइक्वल है, लैटरेट है, दिख रहे हैं साहब। और ये देखो फीमेल गैमेट बड़ा सा स्टेशनरी है साहब, कोई फ्लैजिला इसके पास देखने को नहीं मिलते। तो एल्गी पूरी तरीके से खत्म हो गया साहब, ठीक, एल्गी पूरी तरीके से खत्म हो गया साहब। अब चलिए बात करते हैं साहब नेक्स्ट ब्रायोफाइट की, बात करते हैं किसकी, ब्रायोफाइट की। बहुत ध्यान सुन लेना साहब ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायो बच्चे ग्रीक शब्द एक मॉस से बना है। मॉस का मतलब होता है मार्च दलदल, यानी जब दलदली जगहों पे ग्रो करते उन्हें बोला जाता है ब्रायोफाइट। क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट थोड़ा सा अलग है साहब। अब इनकी अगर मैं बात करूं साहब, इनकी ओरिजिन एक्वेटिक प्लांट से हुई, यानी कि एल्गी से ओरिजिन हुई होगी, वही एक्वेटिक प्लांट है साहब, ठीक है नहीं। इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होता है, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी हैप्लॉइड तो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा साहब। इनमें स्पोरिक मियोसिस होगी, अगर इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी तो इनमें एम्ब्रियो नजर आएगा। तो इनके पास एम्ब्रियो होता है, तो मैंने लिखा है स्पोरिक मियोसिस होती है, इनके पास एम्ब्रियो होता है ऐसा। ये पानी से निकल के पृथ्वी पे आने की कोशिश कर रहे हैं बट ये सफल नहीं हुए। तो दैट इज द फर्स्ट लैंड प्लांट बट नॉट सक्सेसफुल। ये लैंड पे तो आए बट सफल नहीं हुए, तो फर्स्ट लैंड प्लांट बट नॉट सक्सेसफुल, ठीक है नहीं। और देखो साहब, इन्हें बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, क्योंकि एम्फीबिया जैसे मेढक देखा, फ्रॉग, वो एम्फीबिया तो है, वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है साहब, लेकिन बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि लिव सॉइल में तो रहते हैं, लिव इन सॉइल, बट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड है बच्चे, पानी पे डिपेंड करते हैं। रहते कहाँ हैं, सॉइल में। फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड। इसीलिए ने बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनके पास एम्ब्रियो नहीं होता, ठीक है नहीं, सॉरी, इनके पास एम्ब्रियो होता है, क्योंकि इनके पास स्पोरिक मियोसिस होती है, इसलिए इनके पास एम्ब्रियो होता है। बट इनके पास अभी भी रूट नहीं है, इनके पास अभी भी स्टेम नहीं है, अभी भी इनके पास लीफ नहीं। अच्छा, रूट स्टेम लीफ जब तक नहीं होंगे तब तक वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होगा। भाई इस वेस्कुलर टिश्यू को रखोगे कहाँ, जाइलम को कहाँ रखोगे, रूट में। और फ्लोएम को कहाँ रखोगे साहब, जो जाइलम फ्लोएम है उनके लिए रूट स्टेम तो होना चाहिए ना भाई, तभी तो होगा, खाना ऊपर बनेगा लीफ में, तो खाना नीचे आएगा, पानी नीचे से ऊपर जाएगा। अब रूट स्टेम लीफ ही नहीं तो जाइलम फ्लोएम का क्या काम है साहब। जहां जब तक रूट स्टेम लीफ नहीं आएगा तब तक जाइलम फ्लोएम भी नहीं आएंगे, यानी वेस्कुलर टिश्यू भी इनके पास नहीं होंगे, ठीक। अगर इनके पास ये सब नहीं होगा तो इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, थैलस लाइक। देखो इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, थैलोइड। तो मैंने ये लिखा ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। लेकिन रूट जैसे रूट लाइक, स्टेम जैसे स्टेम लाइक, लीफ जैसे लीफ लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, बट रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलेंगे। अब मैंने लिखा है कि इनकी बॉडी अटैच हो जाएगी सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम मतलब जमीन से, सॉइल से जुड़ी होगी साहब। कोई जरूरी नहीं सॉइल से जुड़ी हो, किसी लकड़ी के ऊपर भी देखने को मिल सकती है साहब, कहीं मिट्टी भी देखने को मिल सकती है, कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो जिससे भी जुड़ती है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो मैंने ये लिखा है देयर बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजॉइड। राइजॉइड क्या है, रूट लाइक। अभी तो मैंने बोला रूट नहीं है बट रूट जैसी कोई स्ट्रक्चर है, दैट इज द रूट लाइक।
ठीक है। अब राइजोइड कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, आगे बताऊंगा साहब। लिवरवर्ट के ज्यादातर राइजोइड यूनिसेलर होते हैं और मॉसिस के कैसे होते हैं? मल्टी सेलर, अभी बताऊंगा साहब। अब इनका हैबिटेट जो होता है ब्रायोफाइट का, सोशियोफाइट होता है। सोशियोफाइट का मतलब होता है साहब ये दलदली जगहों पे ग्रो करते हैं, मॉइस्ट, ह्यूमन एंड शेडी प्लेसेस में भी ग्रो करते हैं साहब। ये वहीं पे ग्रो करेंगे जहां से इनको थोड़ा बहुत पानी मिल सके। अगर पानी नहीं मिलेगा तो इनका ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाएगा। सर इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा। बिल्कुल बेटा, इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? लिमिटेड। क्यों लिमिटेड हो जाएगा? क्योंकि इनको पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो हर जगह पे ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। बोलो आया? नहीं आया। अब अगर ये गैमेटोफाइट, तो ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और गैमेट प्रोड्यूस होते हैं सेक्स ऑर्गन में। तो मैंने सबसे पहले ये लिख दिया कि हैव सेक्स ऑर्गन। यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? थ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम। आ गई जिसका तुम्हें इंतजार था, आ गई आर्चिगोनियम। अभी तक नहीं थी, वहां ओगोनियम थी अलगी में, यहां कौन है? आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप की होती है, यानी सुराही जैसी होती है। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट बनेंगे और आर्चिगोनियम से फीमेल गैमेट बनते हैं। अच्छा, मेल गैमेट बहुत सारे बनते हैं, फीमेल गैमेट सिंगल बनती है। फीमेल गैमेट क्या बनती है? सिंगल। चलो ठीक। अच्छा, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी बच्चे? गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन होंगे साहब, जैसे कौन कौन सा होगा बच्चे? एंथ्रीडियम होगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन होगा। दूसरा आर्चिगोनियम होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा साहब। एंथ्रीडियम से क्या बनेंगे? मेल गैमेट, और आर्चिगोनियम से फीमेल गैमेट। ये क्या बनेंगे बच्चे? सिंगल। और ये क्या बनेंगे? मैनी। ठीक, ये मोटाइल होंगे साहब और पानी के रास्ते जाके साहब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पानी के थ्रू और बन जाएगा साहब जाइगोट। जाइगोट से क्या बन जाएगा बच्चे? एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप हो गए क्या बना देगा बच्चे? स्पोरोफाइट। क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में बच्चे क्या हो जाती है? मियोसिस। बच्चे ये 2 है ना साहब, मियोसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएंगे? स्पोर। स्पोर क्या होगा? एन साहब। तो गैमेटोफाइट से देखो स्पोरोफाइट तक कहानी समझ में आई साहब। अब स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाएगी, बन जाएगी स्पोर साहब। अब यही स्पोर जर्मिनेट करेगा साहब और बना देगा गैमेटोफाइट। अगर ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देगा तो इसको बोल देंगे डायरेक्ट जर्मिनेशन। क्या बना बोल देंगे? डायरेक्ट जर्मिनेशन। कई बार जर्मिनेशन डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कैसे होगा साहब? ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो पहले प्रोटोनिमा बनाएगा साहब, प्रोटोनिमा से एक बड बनेगी, लेटरल बड बनेगी और वो बड जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगी साहब। तो जर्मिनेशन 2 तरह का हो गया साहब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिख रहा साहब। अब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहां पे होता है? लिवरवर्ट में। इनडायरेक्ट कहां पे होता है बच्चे? मॉसिस के अंदर। तो मैंने इसी को साफ साफ ऐसे लिखा हुआ साहब, दिख रहा है? गैमेटोफाइट से साहब ये देखो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम मेल बता चुका हूं, फ्लास्क शेप का होगा, ठीक है नहीं। अब इनसे एंथ्रोजोइट मैल गैमेट से फीमेल गैमेट सिंगल बनेंगे, मैनिक बनेंगे। ये पानी से टहलता टहलता इसके पास पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन पानी में हुआ इसलिए से बोल देते हैं जूडियोगैमी साहब। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगी, स्पोर बन जाएगा। स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट भी कर सकता है और प्रोटीमा बड बना के इनडायरेक्टली जर्मिनेट करके भी गैमेटोफाइट बना सकता है। डायरेक्ट जर्मिनेशन लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन मॉसिस के अंदर देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? मॉसिस के अंदर देखने को मिलता है। अब देखना साहब, यहां पे क्या होता है बच्चे? स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। टोटली भी डिपेंड कर सकता है बच्चे, पार्शली भी डिपेंड कर सकता है, टोटली और पार्शली, ठीक है नहीं। किसके लिए? फॉर एनकरेज के लिए, फॉर न्यूट्रिशन के लिए। एनकरेज चाहिए होगा बच्चों से, न्यूट्रिशन चाहिए होगा साहब, ठीक है नहीं। ये यूनिक कैरेक्टर होता है ब्रायोफाइट का, इसे मत भूलना साहब। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीवरवर्ट की, ठीक है नहीं। वर्ट का मतलब होता है बच्चे स्मॉल प्लांट, और जिनका शेप ये देखो लीवर के लोब जैसा होता है। ये देखो लीवर के लोब जैसा शेप होता है सर। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बात बोली जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका शेप लीवर के लोब जैसा होता है, बट बाद में पता चला कि नहीं, शेप लीवर जैसा नहीं, लोब जैसा होता है, ऐसा नहीं। बल्कि इनसे कुछ हम मेडिसिन मिलती हैं जो लीवर डिजीज को क्योर करती हैं, इस वजह से इनको लिवरवर्ट बोल देते हैं। इस वजह से क्या बोल देते हैं? लिवरवर्ट। और लिवरवर्ट का एक एग्जाम्पल जो याद रखना, मार्केंशिया, जो ये बना हुआ है साहब, क्या याद रखना? मार्केंशिया। देखो मैंने ये लिखा है साहब, एग्जाम्पल याद रखिएगा, मार्केंशिया। वर्ट कम होता है स्मॉल प्लांट। लिवर का शेप लिवर लाइक होता है, कुछ लोगों का मानना है, बट ये पुराना ओल्ड मेथड है साहब, ठीक है नहीं।
नया नई जो बातें वो बोला जाता है कि इससे कुछ ऑप्टेन मिलती मेडिसिन जो क्योर करती लिवर डिजीज को, इसी वजह से इन्हें लिवर रॉड बोला जाता है साहब। अब इसमें देखोगे साहब तो ये बच्चे फीमेल है और ये कैसे मेल। सर कैसे पता चला? बेटा ये देखो आर्चिगोनियो 4 है और इसके ऊपर आर्चिगोनिया। बच्चे आर्चिगोनिया अलग होती है, आर्चिगोनियो 4 अलग होती। आर्चिगोनियो 4 में लो डंडा और जिसके ऊपर आर्चिगोनिया लगी, एंथ्रिडियो 4 में लो डंडा जिसके ऊपर एंथ्रिडिया लगा। तो ये एंथ्रिडिया है, ये आर्चिगोनिया, और इनके डंडे का नाम है बच्चे एंथ्रिडियो 4 और आर्चिगोनियो 4। ध्यान रखिएगा साहब, डंडे को बोलते हैं 4, तो आर्चिगोनियो 4 डंडा, एंथ्रिडियो 4 डंडा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या बन लगी? आर्चिगोनिया, इसके ऊपर कौन लगी? एंथ्रिडिया। अरे जिसके देखो जिसने बाल वाल बना रखे हैं, सुंदर दिख रहा हो तुमको, वो आर्चिगोनिया सा। जिसके अजय देवगन जैसे बाल हैं, दिख रहे हैं उलझे उलझे बाल सब, वो कौन है? दैट इज द एंथ्रिडिया मेल। ठीक, अब नीचे की तरफ देखो ये राइजॉइड्स। राइजॉइड्स क्या होते हैं साहब? रूट लाइक होते हैं जो सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, और इनके जो राइजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलर। अब इनके पास ना रूट है ना स्टेम है ना लीफ है, तो बॉडी कैसी होगी? थैलस जैसी। अब इनका जो थैलस होता है जमीन से ऐसे अटैच होता है, डॉर्सली वेंट्रली चिपटा रहता है। कैसे? डॉर्सो वेंट्रली चिपटा होता है। तो इनकी बॉडी कैसी बच्चे? थैलस लाइक, या बोलो थैलवाइड, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से क्लोजली चिपका रहता है साहब, ठीक है नहीं। और बॉडी कैसी होती है? डॉर्सी वेंटर। अब रूट लाइक राइजॉइड्स होते हैं साहब, इनके राइजॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूट लाइक, जो कि यूनिसेलर और अनब्रांच होते हैं। यूनिसेलर होते हैं और कैसे होते हैं? अनब्रांच होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा साहब, ठीक। अब आ जाते हैं सीधे रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में तीनों तरीके का देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है ना। वेजिटेटिव कैसा होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस होगा साहब, ठीक है नहीं। अब फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि ये फिलामेंटस होते हैं साहब। कैसे? फिलामेंटस। और देखो एसेक्सुअल कहां? एसेक्सुअल किससे होगा बच्चे? गीमा के थ्रू। किसके थ्रू होगा? गीमा। सर गीमा क्या है? बेटा इधर देखो, ये देखो यहां पे होता है बच्चे गीमा, ये देखो गीमा, ये जो इसके अंदर ग्रीन कलर का दिख रहा है यही है गीमा। ये देखोगे यहां पे कप शेप का है और इसके अंदर ग्रीन कलर का जो भरा है वो गीमा है, और जिस कप में भरा उसे बोलते हैं गीमा कप। क्या बोलते हैं? गीमा कप। ये गीमा कुछ और नहीं बच्चे, एसेक्सुअल बड है। एसेक्सुअल बड है साहब, ग्रीन कलर की। ये गीमा इस कप से अलग होता है, गीमा इस कप से निकलता है साहब और नया ऑर्गन बना देता है। अब इस तरह से टूट के अलग होना, तो इसको बोल सकते हो बडिंग। तो एक तरह की बडिंग ही है साहब। एसेक्सुअल बड है जिसका नाम क्या है? गीमा। ये एसेक्सुअल बड यहां से अलग होगी और नया ऑर्गन बना देगी साहब, और जहां रहती है उस जगह को बोलते हैं दैट द गीमा कप। तो यही है गीमा। गीमा क्या है? सेक्सुअल बड, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो ग्रीन है, मल्टीसेलर है साहब, और जिस रिसेप्टिकल में मिल रही उसे बोलते हैं गीमा कप। अब ये डिटैच होकर रिसेप्टिकल से ग्रो करके नया प्लांट बना देती है। क्या बना देती है? नया प्लांट बना देती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की। सेक्सुअल प्रोडक्शन तो वही सारी बातें जो भी बता के हटाऊं, भैया मेल गैमेट बनेंगे, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सब बनेगा साहब। बट इतना याद रखना, यहां पे सेम प्लांट पे भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकता है। डिफरेंट प्लांट पे होगा यानी डिफरेंट थैलस पे होगा। जैसे डायोसिस कंडीशन कहां देखने को मिल रही है? लीवर रॉड में। लीवर रॉड में मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है नहीं। इस वजह से डायोसिस कंडीशन कहां देखने को मिलेगी? लीवर रॉड, मार्केंशियम। सेम थैलस पे भी हो सकता है मोनोसिस कंडीशन, जैसे हॉर्नवर्ट रिसिया के अंदर देखने को मिलती है। ये अपने सिलेबस में नहीं है तो ये छोड़ देना, ये याद रख लेना। बोलो बोलो आया भैया। इसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिख रही है साहब कुछ लीफी मेंबर्स के लिए। देखो एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ लीफी मेंबर होते हैं। लीफी मेंबर मतलब उनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैव लीफ लाइक अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब होता है आउटग्रोथ। कुछ लीफ लाइक आउटग्रोथ होती है दो रो में, उन्हें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो बच्चे, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें दो रो में दिख रहे हो साहब। इसके ऊपर देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है साहब। तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि लीफ कहां देखने को मिलेगी? लीफी मेंबर्स में देखने को मिल सकती है साहब। लीफी मेंबर का कोई सर एक एग्जांपल ही बता दो। एग्जांपल बच्चे पोरेला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोरेला। कौन? पोरेला। तो पोरेला एक एग्जांपल है, नहीं पूछा जाता है बच्चे, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना साहब। चलिए लीवर वर्ड की सारी बातें हो गया, बात करते हैं मोसिस की, ठीक। मोसिस में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट होता है। अच्छा मॉस की बात करूं तो मॉस के पास दो स्टेज देखने को मिलती है, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज। इधर देखो कैसे साहब, कुछ ऐसा होता है साहब। अब मान लो इधर देखना, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बच्चे? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट थोड़ी देर के लिए मान लो ये मेन प्लांट बॉडी, ये इसकी मेन प्लांट बॉडी साहब, ये एक प्लांट है साहब, ठीक है ना। अब गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन होंगे साहब, एंथीडियम और आर्चिगोनियम। तो देखो ये आर्चिगोनियम है साहब, ये देखो, और ये एंथीडियम। अब सेक्स ऑर्गन से क्या बनेंगे साहब?
एंथ्रीडियम के पास क्या होगा, एग या ओवा फीमेल गैमेट बनेगा और इससे क्या बनेंगे, स्पर्म यानी मेल गैमेट। और मेल गैमेट टहलते टहलते कहां पहुंच जाएंगे, एग के पास, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से क्या बन जाता था, स्पोरोफाइट। ये देखो साहब, स्पोरोफाइट बन जाता था साहब। अब ध्यान से स्पोरोफाइट को देखो, ये स्पोरोफाइट जो कुछ भी हो रहा है ये सब घटना इसी के अंदर हो रही है साहब, कहीं और नहीं हो रही है, ये बाहर जाके नहीं कर रहा हूं कहीं, ये सारी घटना इसी के अंदर चल रही और इसी के अंदर चुपके से देखो यहां पे क्या बन गया, स्पोरोफाइट। अच्छा, इसका स्पोरोफाइट भी उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करता है, किससे, लीवरवर्ट से। देखो 3 हिस्से यहां देखने को मिलते हैं, फुट, नीचे की तरफ फुट नजर आएगा जहां पे चिपका हुआ सा ये लंबा सा स्टाक है, जिसे सीटा बोल देते हैं, और ऊपर की तरफ कैप्सूल बोल देते हैं। अच्छा, इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती, क्या होती है, कैप्सूल अंदर स्पोर मदर सेल होती, और वो स्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बन जाते हैं बच्चे, स्पोर। ये देखो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और क्या बन जाएंगे, स्पोर। अब ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे साहब, जर्मिनेट करके साहब ये देखो इस तरह की एक प्रोटोनिमा स्टेज बना देते हैं, दिख रहे हैं साहब, इस प्रोटोनिमा स्टेज बना देते हैं साहब। अच्छा, स्पोर में और भी कई सारी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ओपरकुलम, क्लेप्ट्रा, ये सब पहले आता था, अब नहीं आता है साहब, ठीक। अब ये स्पोर जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेट करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, और दिखाता हूं, और दिखा देता हूं जूम करके, देखो बस ये कलरफुल नहीं, ग्रीन होता है साहब, कैसा होता है, ग्रीन होता है और रेंगता हुआ लग रहा है, ऐसे जमीन पे रेंगता होता है बच्चे, रूट स्टेम लीफ नहीं है, अभी रेंग रहा है जमीन पे, इसी को बोलते हैं प्रोटोनीमा। नीमा का मतलब होता है बच्चे थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। नीमा शब्द का मतलब होता है थ्रेड, धागे जैसा होता है बच्चे, और प्रोटोनीमा मतलब बहुत पहले बना, इसलिए बोलते हैं प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा स्टेज बनता है साहब, अब यही प्रोटोनीमा जर्मिनेट कर करके देखो इसमें लीफी स्टेज बन जाती है, पहले प्रोटोनीमा या फिर लीफी आई स्टेज साहब। अगर तुमसे पूछा जाए कि स्पोर ने पहले क्या बनाया, प्रोटोनीमा, अब यही प्रोटोनीमा बाद में और डेवलप होगा तो लीफी स्टेज बन जाएगी। देखो लीफ है तो इसे लीफी स्टेज बोलते। एडल्ट स्टेज कौन सी, लीफी। जुवेनाइल या पुरानी स्टेज कौन सी, प्रोटोनीमा साहब। किसके पास सेक्स ऑर्गन होंगे, लीफी स्टेज के पास। कौन मैच्योर होगा, लीफी स्टेज। कौन एडल्ट होगा, लीफी स्टेज साहब। क्या बात समझ में आ रही साहब। अच्छा, प्रोटोनीमा का स्पोर से सीधे बना, ऐसे मान लो स्पोर है साहब, ये मान लो स्पोर है साहब, ये स्पोर जर्मिनेट कर गया साहब, जर्मिनेट कर गया तो क्या बन गया साहब, लीफी स्टेज बन गई साहब। और इस सॉरी ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा। अच्छा, ये प्रोटोनीमा आगे चल के ब्रांचिंग करता जाता है साहब, ये देखो बहुत सारी ब्रांचिंग होती जाएगी इसमें। अब जब इसमें ब्रांचिंग होगी तो आगे चल के जो बनेगा प्रोटोनीमा से बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो स्पोर से पहले क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बनाता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी, और प्राइमरी से आगे चले क्या बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना। तो मैंने ये लिखा हुआ साहब इधर, ठीक। किसके पास गैमेटोफाइट जो होगा, इसका जो मेन गैमेटोफाइट, उसके पास 2 स्टेजेस हैं साहब, एक प्रोटोनीमा स्टेज है, दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज यंग स्टेज है, जुवेनाइल स्टेज, जबकि लीफी स्टेज एडल्ट स्टेज, जिसके पास सेक्स ऑर्गन है साहब। अब यही इसका यूनिक कैरेक्टर होता है, लीफी स्टेज। अभी तक लीफ नहीं था, लेकिन लीफी स्टेज आ गई, नहीं लीफ जैसी स्ट्रक्चर नजर आ गई, लिवरवर्ट में भी लीफी मेंबर्स याद आया। अब देखो मैंने लिखा है ग्रीन होता है, क्रीपिंग होता है, फिलामेंटस होता है, ब्रांच होता है। बच्चे रेंग रेंग के चलता है तो कैसा हो गया बच्चे, क्रीपिंग हो गया। ग्रीन होता है क्योंकि प्रोटोनीमा भी मैंने दिखाया साहब, ग्रीन होता है साहब। और कैसा होता है, फिलामेंटस होता है और ब्रांच होता है साहब। अब लीफी स्टेज है, ये अपराइट सिलेंडर का स्ट्रक्चर था, दिख रहा था साहब, जिसके ऊपर छोटी लीव्स बेरिंग, देखो अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीव, जिसके ऊपर स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। कैसी होती हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स देखने को मिलती हैं साहब, ठीक है नहीं। अब देखो स्पोर डायरेक्टली डेवलप करके क्या बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्पोर के अलावा किसी से बन जाएगा, नहीं प्राइमरी प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाने लगेगा आगे ब्रांचिंग कर करके साहब। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव कैसा, फ्रेगमेंटेशन इन थैलस हो जाएगा साहब, लेटरल बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो जाएगी साहब। सेक्सुअल बिल्कुल वैसे ही होगा साहब, गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो जर्मिनेट कर जाएंगे साहब। अरे हाँ है ना, बोलो साहब। तो वो सब देखो डेवलप ऑन सेम प्लांट, यहाँ पे मोनोसिस कंडीशन होगी और दोनों कहाँ पे डेवलप होंगे बच्चे, लीफी स्टेज के अंदर डेवलप होंगे। बोलो आया। इनके मॉसेस के पास और बात याद रखना, राइजोइड जो होंगे वो मल्टी सेलुलर और कैसे होंगे, ब्रांच होंगे साहब, ठीक। इनका स्पोरोफाइट ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा देन लिवरवर्ट, इसके स्पोरोफाइट के पास फूट, सीटा, कैप्सूल सब देखने को मिलेंगे। एक बात और याद रखना साहब, इनके पास एलाबरेट मतलब विस्तृत मैकेनिज्म होती है स्पोर को डिस्पर्सल करने की। और एग्जाम्पल कौन कौन है साहब, फिनेरिया, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम, फिनेरिया, स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम, फिनेरिया, स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम। तो सारे पंगे फिर मौज, ऐसे याद रखना, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम, फिनेरिया, और सब किसके एग्जाम्पल है, मॉस के। किसके एग्जाम्पल है बच्चे, मॉस के। आ जाते हैं साहब इंपॉर्टेंस पे।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी पैसा। बच्चे ब्रायोफाइट से हमें ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। आप कभी नहीं देखा होगा कि पैसा मतलब ब्रायोफाइट का कोई बाग लगा रखा किसी ने, नहीं मिल पाता साहब, इससे ज्यादा कुछ मिलता नहीं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत लिटिल, बहुत ज्यादा कुछ हर्बेसिस एनिमल इसको खा लेंगे क्योंकि ग्रीन होता है साहब, बहुत ज्यादा ही खा लेंगे साहब, ठीक है। मैंने लिखा है फूड के फॉर्म में कुछ एनिमल यूज कर सकते हैं, जब मेनली मैमल खा सकते हैं। एक होता है बच्चे स्पैग्नम, स्पैग्नम को बोलते हैं पीट मॉस। क्या बोलते हैं? पीट मॉस। दिखाऊं मैं पीट, ठीक है नहीं, स्पैग्नम पीट मॉस होता है बच्चे, ऐसा होता है साहब। अब ये बिल्कुल ऐसे ना जैसे वो क्या हो, गोबर से बनते कंडे टाइप के, वैसा है साहब। तो पीट को कई बार फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, जलाने के तौर पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, इस पीट में खास बात ये होती है कि वाटर को होल्ड करके रखता है। अगर ये वाटर को होल्ड करके रखता है तो जब किसी लिविंग को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह वाया शिप, तो उस दौरान उसमें पीट डाल दिया जाता है। तो पीट क्या करता है? वाटर को होल्ड करके रखता है, और उसके होल्ड करके रखने से क्या होता है? प्लांट लिविंग रह जाता है, जिंदा रह जाता है। तो मैंने ये लिखा हुआ इधर देखो कि यूज इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किसको होल्ड करके रखता है बच्चे? वाटर को होल्ड करके रखता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिटिल, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ग्रेट होती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले मॉस लाइकन के साथ मिलकर रॉक के ऊपर सबसे पहले यही ग्रो करते हैं। तो मैंने ये लिखा फर्स्ट टू ग्रो ऑन रॉक। कब सक्सेशन करना होता है? सक्सेशन समझते हो? सक्सेशन का मतलब ये होता है कि एक के बाद कैरेक्टर चेंज होते जाएंगे उस जगह के। जैसे मान लो कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर धीरे धीरे पहले कौन आएंगे? छोटे प्लांट आएंगे, फिर बड़े प्लांट आएंगे। तो उसके जो कैरेक्टर्स में चेंज हो रहा है, जो उसका इवोल्यूशन हो पा रहा है साहब, यही क्या है? सक्सेशन है साहब। अब ये डिकम्पोज कर देंगे किसको? सॉइल को, और मेक कर देंगे सॉइल अवेलेबल फॉर हायर प्लांट, ठीक है साहब, क्योंकि कुछ एसिड सीक्रेट करते हैं ये सब। ऐसे मॉस एक मैट बना देते हैं साहब, एकदम मैट बना देते हैं साहब। किसके ऊपर साहब? मिट्टी के ऊपर। इससे फॉलिंग रेन का इंपैक्ट कम हो जाता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। क्या प्रिवेंट होता है बच्चे? सॉइल इरोजन। इधर देखो, ये देख रहे हैं बच्चे, पत्थर के ऊपर ये देखो ग्रीन मैट बना रखा साहब इन्होंने, ये सक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं ऐसे। ये पत्थरों के पार्टिकल उनको हल्का ढीले कर देंगे साहब, उसमें एसिड डाल के, और इससे क्या होगा? थोड़ी बहुत सॉइल आके रुकने लगेगी, दूसरी मिट्टी आके रुकने लगेगी, मिट्टी रुकेगी, थोड़े बहुत नई ऑर्गेनिज्म आगे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। बोलो आया? ऐसे देखो ये मैट बिछा देते हैं पूरा। अब इसके ऊपर जो बारिश है, बारिश का पानी, उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा साहब। आपने देखा होगा बारिश की वजह से मिट्टी टूट टूट के जाती है साहब। अगर इसके ऊपर मॉस ग्रो कर जाएंगे तो पूरी एक मैट बना देंगे, और इससे मिट्टी की जो टूट टूट के जा रही है उसका असर कम हो जाएगा। बोलो आया? ये फोटो याद रखना। फोटो किसका है? फिनेरिया का। ये फोटो किसका है? फिनेरिया का। कैसे याद रखोगे सर? फन से याद रख लेंगे। किससे? फन से। फन से कैसे याद रखोगे सर? सांप का फन होता है, फन। ये देखो सर, ये भी सांप की तरफ फन फैला रहा है, तो फन होने की वजह से इसको हम क्या याद रखेंगे? फुनेरिया। अब इसमें देखो सब दिख रहा है, फूट सीटा कैप्सूल, ठीक है नहीं? ये देखो यहाँ पे बच्चे फूट भी होगा, फूट सीटा कैप्सूल, तीन चीजें होती। ये देखो बच्चे इसमें लीव्स, नीचे तरफ राइजोइड। राइजोइड कैसे होंगे? ब्रांच होंगे। और कैसे होंगे? मल्टीसेलर होंगे, ठीक। ये बच्चे कौन है? स्पैग्नम, पीट मॉस। अब इसमें भी ध्यान रखना, ऊपर की तरफ कौन सी ब्रांच है बच्चे? एंथ्रीडियल ब्रांच, मेल ब्रांच, और नीचे की तरफ कौन सी? आर्चिगोनल ब्रांच, फीमेल ब्रांच। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एबीसी करके दे देगा, फैल जाओगे तुम। बोलो ऊपर एंथ्रीडिया, नीचे कौन? आर्चिगोनिया, ठीक है नहीं? चलिए साहब नेक्स्ट आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स पे। नेक्स्ट आ जाते हैं टेरिडोफाइट पे। ब्रायो समझ में आया? जल्दी बताओ। समय को ध्यान से रखते हुए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के बता रहा हूं, समझ में उसी को वे चीजें आएंगी जिसने पढ़ रखी हैं बच्चे। सीधी सी बात ये, आप अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखो, तब आप देख पाओगे। आप सोचोगे बिना पेशेंस रखे एकदम जल्दी जल्दी सर पढ़ा रहे हैं, मैं भी साथ साथ पढ़ लूँ, तो नहीं साहब, आपको थोड़ा समय लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है नहीं? क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको ये चैप्टर तभी समझ में अच्छे से आएगा, ठीक। मैं तो खाली चीज़ों को आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं टेरिडोफाइट। बच्चे फाइट शब्द का मतलब था प्लांट, और टेरिडो वर्ड आया टेरिस से, टेरिस बोलते हैं फर्न को, ठीक है नहीं? तो टेरिस पहला ऑर्गेनिज्म था जिससे इसमें डिस्कवर किया गया था, वहीं से इनका नाम पड़ गया टेरिडोफाइट। इन्हें बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट। एम्फीबिया किन्हें बोला जाता है? ब्रायोफाइट। इन्हें क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट। रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बार लैंड पे सक्सेसफुली यही आए थे, उन्होंंने कोशिश की थी, बट सफल ये हुए थे। सफल क्यों हो गए? क्योंकि इनके पास अब रूट आ गया, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू आ गया,
तो सॉइल को पकड़ने लगे थे साहब, सॉइल के अंदर जाके वाटर मिनरल को एब्जॉर्व करना इन्होंने सीख लिया था, सॉइल पर रहना सीख लिया था, इसलिए फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट यही थे साहब, ठीक है नहीं। बट ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है नहीं, क्यों? क्योंकि इनको भी वाटर चाहिए अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए, सॉइल पे तो आ गए पर कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए साहब। अब इधर देखो, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट, ये भी ध्यान रखना साहब। इनमें स्पोरिक मियोसिस होगा नहीं, एम्ब्रियो होगा इनके पास, ऐसा नहीं एम्ब्रियो नहीं होगा, एम्ब्रियो सिर्फ किसके पास नहीं होगा? एल्गी के पास, बाकी सबके पास एम्ब्रियो होगा। इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होगा, इसलिए इन्हें बोला था वेस्कुलर, और एम्ब्रियो होता है इसलिए एम्ब्रियोफाइट, और क्रिप्टोगैम होते हैं। क्रिप्टोगैम क्यों होते हैं साहब? क्योंकि अभी इनके पास सीड नहीं, दे आर द वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट क्रिप्टोगैम। इनके पास ना सीड है, ना फल है, ना फूल है, ना सीड, ना फल, ना फूल, ये भी ध्यान रखना साहब, ठीक। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि टाइडोफाइट कहां ग्रो करते हैं? अरे वहां ग्रो करेंगे जहां इनको पानी मिल सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, बाकी किसी के लिए चाहिए हो या ना चाहिए। तो टाइडोफाइट ग्रो वेल इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में अच्छे से ग्रो करेंगे साहब। कभी कभी ये सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं, जहां पे बालू है वहां पे भी ग्रो कर जाएंगे, बट पानी की अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए साहब, वरना ये नहीं कर पाएंगे साहब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, टाइडोफाइट, टाइडोफाइट वही है जब ने पहली बार रूट आया, स्टेम आया, लीफ आया। अच्छा, रूट स्टेम लीफ आ जाएगा तो वेस्कुलर टिश्यू भी आ जाएगा। तो पहली बार रूट स्टेम लीफ और वेस्कुलर टिश्यू कहां आया? टाइडोफाइट। पहली बार यहां पे सीड हैबिट देखने को मिलेगी, सीड नहीं आएगा लेकिन सीड हैबिट नजर आने लगेगी। कहां पे? टाइडोफाइट में। कहां पे? टाइडोफाइट में। अब एक चीज और समझो, इधर समझो साहब, अब इनके पास फ्लावर नहीं है, ठीक है नहीं, ना फल है ना फूल है साहब। अगर इनके पास फ्लावर नहीं है तो बच्चे सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होगा? क्योंकि फ्लावर नहीं है, ना ही इनके पास एंड्यूसियम होगा, ना गायनीसियम होगा साहब, तो इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा कैसे साहब? तो अगर इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात की जाए, ठीक है नहीं, अगर इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात की जाए तो बच्चे इसके लिए लीव्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, लीव्स के अंदर ये अपने सेक्स ऑर्गन को डेवलप कर लेते हैं। तो इनकी लीव्स दो तरह की हो जाती है, एक तो नॉर्मल जिससे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और दूसरी वो लीव जिनके पास सेक्स ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इनकी लीव्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं साहब, ट्रोफोफिलस और स्पोरोफिलस। ट्रोफोफिलस वेजिटेटिव लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं साहब, और दूसरी होती है स्पोरोफिलस जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं लेकिन इनका मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है साहब। तो इस तरह से हमने लीफ, इनकी लीफ और शेप के आधार पर भी दो तरीके की होती है, कुछ बड़ी लीफ होती है मेगाफिल्स, मेगाफिल्स बोल देते हैं, कुछ छोटी छोटी लीव्स होती है बोलते हैं माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स जैसे सिलेजिनला में देखने को मिलती है, मेगाफिल्स फर्न्स में देखने को मिलेगी, और ये लीफ सब में देखने को मिलती है, ऐसा नहीं साहब। मेगाफिल्स बड़ी लीफ किसकी होती है? फर्न्स की, और छोटी लीफ किसकी होती है? सिलेजिनला की। तो लीफ का साइज के आधार पे दो हिस्सों में, और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है उसके आधार पे दो तरीके की। अगर पार्टिसिपेट करेंगे स्पोरोफिल्स, नहीं करेंगे तो ट्रोफोफिल्स। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब कई बार क्या होता है, ये स्पोरोफिल्स, कई बार ये स्पोरोफिल्स जो लीफ है ये एक ग्रुप बना लेती है, गुच्छा बना लेती है, उस ग्रुप या गुच्छे को कोन या स्टोबुलस बोलते हैं। हमेशा सारे प्लांट में कोन्स नहीं बनता है, कुछ ही प्लांट्स में कोन बनता है। जैसे किसमें बनेगा बच्चे? स्लेजिनेला में। किसमें बनेगा? इक्विसेटम में। तो मैंने लिखा स्पोरोफिल में फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नोन एज स्टोबुलस और कोन्स, स्टोबुलाई या कोन्स बोलते हैं साहब। इधर देख सकते हो, ये देखो साहब, ये लीफ है, इन लीफ के ऊपर ना ये देखो साहब स्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है, इसी के अंदर बच्चे स्पोर बनेंगे, इसीलिए ऐसी लीव्स को स्पोरोफिल्स बोला जाता है साहब। थोड़ा स्पेशल लीव्स हैं, अलग लीव्स हैं, दिख रही है, इन अलग लीफ को ही स्पोरोफिल बोला था बच्चे। फिल शब्द का मतलब ही होता है लीफ। यहां तक मीजोफिल भी शब्द आया था, एपीफिल, ठीक है ना, कई जगह पे फिल शब्द आता है, फिल का मतलब भी होता है लीफ। अब चूंकि यहां स्पोर बनेगा इसलिए इनको बोल दिया गया स्पोरोफिल्स। क्या बोल दिया? स्पोरोफिल। अब कई बार यही लीफ, ये देखो लीफ एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, दिख रही है, गुच्छा बना लेती है कोन जैसा। इस कोन जैसे गुच्छे को क्या बोल देते हैं? कोन, या फिर इसी को बोल देते हैं स्टोबिलाई। क्या बोल देते हैं? स्टोबिलाई। बोलो भैया आया नहीं आया? इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होते हैं? 2n, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है बच्चे। अब ध्यान सुनना, अब ये स्पोरोफाइट जो होता है, इस स्पोरोफाइट के पास जहां पे सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन है? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल कई बार कोन बना देती हैं, कई बार क्या बना देती हैं? कोन बना देती हैं। अब इसी स्पोरोफिल के पास बच्चे स्पोरेंजिया होता है, देखा था अभी? नहीं देखा था? फिर से दिखा दूं, इधर देखो, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर बनते हैं बच्चे, दिस इज द स्पोरेंजिया। और ये पूरी लीफ को क्या बोल देते हैं? स्पोरोफिल। पूरी लीफ क्या कहलाएगी बच्चे? स्पोरोफिल।
और ये जो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक, देखो इधर भी दिखा रखा साहब मैंने, दोनों तरफ देख लो साहब, ये क्या है, स्पोरेंजिया, और ये लीफ क्या कहलाएगी, स्पोरोफिल। ठीक, लीफ क्या कहलाएगी, स्पोरोफिल। बोलो साहब, अब ध्यान सुनना, अब स्पोरोफाइट इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी, उसके पास वो लीफ जिनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा उन्हें क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल, और उनके पास एक स्ट्रक्चर इसे क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के पास होती है बच्चे स्पोर मदर सेल, इसके पास क्या होती है, स्पोर मदर सेल। ये सब 2n होंगे साहब। अब स्पोर मदर सेल में बच्चे क्या हो जाएगी, इधर देखो, इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस। इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाएगा, स्पोर, स्पोर बन जाएगा। अब यही स्पोर डेवलप होकर बच्चे क्या बना देता है, गैमेटोफाइट। अच्छा, इनका गैमेटोफाइट बड़ा स्पेशल होता है, उसको बोल देते हैं प्रोथैलस। इनके गैमेटोफाइट को क्या बोल देते हैं, प्रोथैलस। ध्यान रखिएगा साहब, इंपॉर्टेंट है। अब यही गैमेटोफाइट के फॉर्म में जीवन, काफी देर तक गैमेटोफाइट के फॉर्म में भी जीवन बिताते हैं। गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं साहब, और दोनों सेक्स ऑर्गन इसी के पास होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे बच्चे, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, आर्चिगोनिया। ठीक, एंथ्रीडिया से बहुत सारे एंथ्रोजॉइड बनते हैं। एंथ्रोजॉइड का मतलब हो गया बच्चे मेल गैमेट, और आर्चिगोनिया से बहुत सारे, ठीक है नहीं, फीमेल गैमेट बनेंगे, जैसे एग बोल देंगे साहब। और इन दोनों का मिलन पानी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बच्चे, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और फिर से वापस क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट सर। ठीक है नहीं, मिलन सारा कहां पे होगा, पानी में। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन होगा वो जूडियोगैमी टाइप का होगा साहब। ये देखो, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड मल्टी फ्लैजिलेटेड, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, मोटाइल होते हैं साहब। फीमेल गैमेट जो होती है स्टेशनरी होती है, दोनों मिलेंगे साहब, क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल पूरा चलता है साहब। इसमें याद रखना, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट दोनों ठीक ठाक ड्यूरेशन तक रहते हैं साहब, इसीलिए दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी होती है, प्रोथैलस जिसे, जो कि गैमेटोफाइट का नाम है, प्रोथैलस साहब। इस प्रोथैलस के बारे में जितना बोलूं उतना कम है साहब। पहले तो याद रखिएगा, ये हार्ट शेप का होता है। दूसरा, ये फोटोसिंथेटिक होता है। गैमेटोफाइट ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है साहब, खाना खुद बना लेता है साहब। फोटोसिंथेटिक होगा तो फ्री लिविंग होगा। कभी कभी एनसीईआरटी कहती है सैप्रोफिटिक भी हो सकता है साहब, हाँ कभी कभी सैप्रोफिटिक भी हो सकता है साहब। तो ये फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है साहब। इसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, हार्ट शेप का होता है साहब। हाँ, कैसा होता है, हार्ट शेप का होता है। इधर देखो, मैंने सारी बातें इसके लिए लिख दी। ये ग्रीन है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, मे बी सैप्रोफिटिक, स्मॉल होता है, इनकॉन्सिक्वेंस, इनकॉन्सिक्वेंस स्पष्ट नहीं होता, साफ साफ दिखता नहीं कुछ, शॉर्ट लिव्ड, कुछ देर के लिए रहता है। गैमेटोफाइट, उससे क्या बन जाएगा, गैमेट और जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा साहब, हाँ है ना, इसलिए शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, हार्ट शेप का होता है। इसके के पास तो सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम और चिगोनियम। ठीक है, नाम क्या है, गैमेटोफाइट। अब प्रोथैलस को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, क्योंकि बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो पानी ढूंढता है। इस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है साहब। ड्यू टू दिस रिक्वायरमेंट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। कई बार पूछा जाता है कि प्रोथैलस के पास वेस्कुलर बंडल्स होंगे या नहीं होंगे। बच्चे, कोई भी गैमेटोफाइट हो, कोई भी गैमेटोफाइट हो, कभी भी उसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। पूरे प्लांट किंगडम, मैंने लिख दिया, पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट के पास कभी भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे, कभी भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे। बच्चे, प्रोथैलस को थैलस से कंफ्यूज मत होना। थैलस अनडिफरेंशिएटेड बॉडी थी साहब, किसकी, एल्गी की, फंगाई की, जबकि प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है साहब। इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेक्सुअल, एसेक्सुअल कुछ भी हो सकता था, ये मल्टीसेलुलर होता है, इसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं साहब। ठीक है, बोलो भैया, बात समझ में आई। अब टेरिडोफाइट में स्पोर एक ही प्लांट पे भी बन सकते हैं, अलग प्लांट में भी बन सकते हैं, यानी होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेटेरोस्पोरस भी। ज्यादातर इनके प्लांट होमोस्पोरस होते हैं, ज्यादातर इनके प्लांट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, यानी आल स्पोर एक ही जैसे होते हैं साहब, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट। कहीं पे हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के स्पोर बनते हैं। मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर बोल देंगे, फीमेल स्पोर को मेगास्पोर बोल देंगे। ये कहां देखने को मिलेगा, सेलेजिनेला में, साल्विनिया में और एजोला में। ठीक है नहीं, एनसीईआरटी में मेनली यही दो एनसीईआरटी में दे रखे हैं एग्जाम्पल, सेलेजिनेला और साल्विनिया, नॉट साल्विया, इट्स साल्विनिया, नॉट साल्विया, इट्स साल्विनिया।
ठीक है नहीं। और कौन एग्जाम्पल, एजोला हो जाएगा साहब, ठीक। एक चीज इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस मैक्सिमम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुन लेना, ठीक है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना कि सीड फॉर्मेशन के लिए 4 रिक्वायरमेंट, सीड फॉर्मेशन के लिए कितने रिक्वायरमेंट बच्चे, 4 रिक्वायरमेंट। एक तो हेटेरोस्पोरस होना चाहिए साहब, दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड होना चाहिए स्पोरोफाइट पे, तीसरी बात साहब जो उसका आउटर इंटेगमेंट या फिर बोल दो आउटर कर्विंग वो क्या होनी चाहिए, सीड कोट साहब, तीसरा रेस्टिंग एम्ब्रियो होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करेगा कोई तो उसमें सीड देखने को मिलेगा। इनमें तो एक तो रेस्टिंग एम्ब्रियो नहीं होता, दूसरा सीड कोट नहीं होता, बट 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इनमें 2 रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाती है बट 2 रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होती। इसी वजह से एनसीईआरटी लाइन लिख रही कि हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस में नहीं, क्योंकि होमोस्पोरस में तो एक रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी। इन हेटेरोस्पोरस फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन पेरेंटल स्पोरोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट पे बहुत देर तक रिटेन रह जाता है और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, कहां पे, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है नहीं। इसी वजह से माना जाता है कि यहां से सीड तो नहीं बन पाया लेकिन सीड हैबिट की शुरुआत हो गई। सीड तो नहीं बन पाया बट सीड हैबिट की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। कहां से हो चुकी है, टेरिडोफाइट में। तो पूछा जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कौन होंगे बच्चे, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। कौन होंगे, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को लास्ट में एनसीईआरटी ने 4 क्लासेस में बांट दिया साहब। पहला कौन सा, ट्रॉप्सिडा, फिर सिनॉप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा और साइलोटम साहब, ठीक है नहीं, साइलोप्सिडा सॉरी। टेरोप्सिडा में देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें टेरिस आ जाएगा, डायोप्टेरिस, साल्विनिया, एजोला, एजेंटम, एलोस्पोला, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, टेरोप्सिडा के मेंबर्स को फंड बोलते हैं। सारे टेरिडोफाइट फंड नहीं होते, सारे टेरिडोफाइट फंड नहीं होते, बल्कि टेरोप्सिडा के मेंबर क्या कहलाते हैं, फंड कहलाते हैं साहब। सिनॉप्सिडा में इक्विसिटम यानी हॉस्टल आ जाता है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, स्लेजिनिला आ जाएगा साहब, इसलिए कई बार इनको क्लब मॉस बोल देते हैं। साइलोप्सिडा में साइलोटम लिविंग फॉसिल होता है साहब, ये आ जाता है इसी के अंदर, ठीक है नहीं। बस इतना सा ध्यान रख लेना, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। अब इंपॉर्टेंस की बात कर जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऐसे याद रखना साहब कि सजावट के लिए, पकड़ने के लिए, लगाने के लिए तो ऑर्नामेंटल के तौर पर यूज होते हैं साहब, ठीक। पकड़ने के लिए किसको, मिट्टी को, तो यूज है सॉइल बाइंडर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सॉइल बाइंडर की तरह यूज करते हैं। और लगाने के लिए क्या, दवा, मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं। याद करो, ठीक है नहीं। लक्ष्मण जी जब घायल हुए थे तो संजीवनी लेके आया था, ठीक है नहीं, संजीवनी बूटी कौन लेके आए थे साहब, हनुमान जी लेके आए थे, पूरा पहाड़ उठा के ले आए। वो संजीवनी बूटी कोई और नहीं बच्चे, सृजनीला ये साहब, तो सृजनीला ही संजीवनी बूटी। तो मेडिसिनल पर्पज से सॉइल बाइंडर ऑर्नामेंटल की तरह यूज होते हैं। सर ये क्यों बताया बेटा, सजावट के लिए, पकड़ने के लिए, लगाने के लिए। अरे इससे क्लासेस भी याद रख सकते हो, सिनॉप्सिडा, ट्रॉप्सिडा, देखो इधर सिनॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलॉप्सिडा, सिनॉप्सिडा, साइलोप्सिडा और लाइकोप्सिडा, ये तो याद ही रहेगा। टेरिडोफाइट, टेरोप्सिडा, टेरिस, टेरिडोफाइट, टेरोप्सिडा और टेरिस, ये तो याद ही रहना चाहिए, तो आसान है साहब। चलिए साहब, 4 फोटो बनी हुई जरूर देख लेना बच्चे। सेरेनिला की बनी है, इकोसिटम की बनी है, फॉन्स की बनी है, साल्विया की बनी है, साल्विनिया की बनी है साहब। आखिरी ग्रुप आ जाते हैं दैट द जिम्नोस्पर्म, आखिरी की तरफ बढ़ते हैं दैट द जिम्नोस्पर्म। बच्चे फिर बोल रहा हूं, मेरा पर्पज रिवीजन कराना है, मेरा पर्पज तुम्हें डिटेल में एक एक पॉइंट समझाना यहाँ पे नहीं है, बट बिना कोई पॉइंट छोड़े मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं साहब, एक एक पॉइंट अगर आप दिल से पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं साहब, इनके पास अब ना फल है ना फूल है। आप देखो कुछ कुछ चीजें आती जा रही हैं साहब, कुछ कुछ चीजें ऐड होती जा रही हैं, जो कम है वो चीजें कम होती जा रही हैं साहब। तो इनके पास फल और फूल नहीं, बाकी सब है। इनके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, वेल डेवलप रूट स्टेम लीफ होंगे साहब। इनके पास जाइलम होगा, इनके पास फ्लोएम होगा साहब, ये राज करते हैं धरती के ऊपर साहब, ठीक है नहीं। इनके पास सीड भी होगा साहब। अब जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एक्सक्लूसिव पेरिनियल होते हैं, यानी सदाबहार होते हैं साहब, ठीक है नहीं। और एक्सक्लूसिव आर्बोरेसेंट होता है, आर्बोरेसेंट मतलब वुडी प्लांट्स होते हैं। और ये जीरोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट का मतलब होता है बच्चे जो एक्सट्रीम हैबिटेट में ग्रो करते हैं। इनके पास एक्सट्रीम हैबिटेट की क्या दिक्कत होगी साहब, जहां तक ये माउंटेन्स के स्लोप्स वगैरह पे ग्रो करते हैं, जहां पे पानी नहीं रहता तो पानी की कमी से जूझते रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे ये ग्रो करते हैं साहब। तो जनरली ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट लाइक स्लोप ऑफ माउंटेन, जैसे हिमालयन रीजन में इंडिया में देखने को मिलते हैं साहब। आप पहाड़ों पे जाओगे वहां पे हरे रंग के बहुत सारे आपको जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है नहीं। इसी वजह से इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाता है, लिमिटेड। ये हर जगह देखने को मिलेंगे नहीं साहब, ठीक। जिम्नोस्पर्म आप देख सकते हो, स्पर्म का मतलब सीडेड और जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, यानी ये नेक्ड सीडेड होते हैं। नेक्ड सीडेड का मतलब ये हुआ साहब, इनके पे फ्रूट नहीं होता। फ्रूट बनता है बच्चे किससे, ओवरी से बनता है फ्रूट।
यानी कि ओव्यूल भी इनका नेक्ड होता है, सीड भी नेक्ड होता है। तो ओव्यूल एंड सीड इज नॉट इनक्लूडेड बाय एनी कवरिंग ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी ध्यान रखना साहब। ये वो प्लांट ग्रुप है जिसके पास सबसे बड़े ट्री, सबसे बड़े गैमेट, सबसे बड़े ओव्यूल मिलेंगे साहब। एनसीईआरटी के एग्जांपल के साथ बता रहे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री जाइंट रेडवुड सिकोआ ट्री, जाइंट रेडवुड सिकोआ ट्री साहब। ये देखो साहब, ये सिकोआ ट्री साहब, ये 10 मंजिल बिल्डिंग है, 10 स्टोरी, मतलब 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है साहब। और ये उसके बगल में पेड़ लगे, देख रहे हो साहब, पेड़ बड़े हैं, बिल्डिंग एकदम पता नहीं चल रही। यानी कि 20-20, 25-25, 30-30 मंजिल ऊंचे प्लांट हो सकते हैं, इतने प्लांट ऊंचे हो सकते हैं साहब। और इतने विशाल होते हैं कि इसमें इसके बीच से रास्ता बना दिया गया साहब। जिंदा है, देखो बगल में, मैंने इसलिए बड़ी फोटो भी दिखा दी साहब। जिंदा प्लांट है और उसके बीच से देखो गाड़ियां निकल रही, इतनी बड़ा प्लांट है साहब, इतने विशाल प्लांट होते हैं सब, ठीक है नहीं। तो याद रखिएगा, बहुत बड़े प्लांट होते हैं। ये वो प्लांट ग्रुप है जिसके पास लार्जेस्ट ट्री, गैमेट और ओव्यूल होता है, रेडवुड सिकोआ ट्री, एक तो याद रखना साहब। अब ये प्लांट ऐसे हैं जिनके पास साहब रूट है, स्टेम है, लीफ है, जाइलम है, फ्लोएम है। तो आओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रूट्स की बात कर लेते हैं। इनके पास बच्चे टैप रूट होती है। कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। अब ये रूट्स जल्दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं। जैसे पाइनस की रूट फंगाई के साथ माइकोराइजा बना लेती है। जैसे कोरलाइड रूट साइकस की कोरलाइड रूट साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं साहब। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है साहब। कौन? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे इनके पास स्टेम भी दो तरीके के हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। ब्रांच स्टेम कहां देखने को मिलते हैं? पाइनस और सिट्रस में। अनब्रांच कहां देखने को मिलते हैं? साइकस में। लीफ की बात की जाए तो लीफ भी हर तरीके की देखने को मिल जाएगी, सिंपल भी और कंपाउंड भी। कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है दो तरीके की, पिन्नेट भी और पामेट भी। ये लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो मॉर्फोलॉजी में बताऊंगा सर, क्या होती है सिंपल, क्या होती है पिन्नेट और क्या होती है कंपाउंड। एनसीईआरटी कहती है कि साइकस के पास पिन्नेट लीफ कई ईयर तक, फ्यू ईयर तक एग्जिस्ट करती है, यानी पिन्नेट लीफ साइकस में आपको साफ साफ देखने को मिल जाएंगे साहब। और देखना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिम्नोस्पर्म में खास करके कोनीफर्स क्या होते हैं बताऊंगा आगे, कि ये ना अडॉप्टेड होते हैं एक्सट्रीम हैबिट एनवायरनमेंट में रहने के लिए, जहां पे टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिड एकदम अलग होता है साहब। एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं, जहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी ठंड बहुत ज्यादा हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल सकती हैं साहब, जहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है साहब। तो उनकी लीव्स ऐसी, इनकी लीव्स क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती हैं, खास करके कोनीफर्स में जो कोन बनाते हैं। अब इनकी लीफ निडल लाइक हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है सर। ऐसा क्यों हो जाती है बेटा? इधर बता रहा हूं क्यों। ये देखो साहब, कोनीफर्स बच्चे वो होते हैं जो कोन्स बनाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों पे कुछ इस तरह से कोन्स वाले प्लांट नजर आएंगे साहब। ऐसे प्लांट जो कोन बनाते हैं उन्हें बोला है कोनीफर। सर कोन क्यों बनाते हैं? बेटा बर्फ आएगी नीचे गिर जाएगी, अरे बोलना, बर्फ आएगी नीचे गिर जाएगी, इसलिए इन्होंने कोन बनाई साहब। अगर बर्फ लीफ पे टिकी रह जाती, साहब, तो उसको लीफ को खराब कर देती। इसलिए देखा होगा लोग वहां पे जो लकड़ी के घर बनाते हैं वो भी ऐसे बनाते हैं, जैसे बर्फ उसके ऊपर ना रह जाए। बर्फ ऊपर पड़ी रह जाएगी तो पानी रह जाएगा, पानी जब वो पिघलेगी तो पानी के फॉर्म में रह जाएगी, और नमी हमेशा बनी रहेगी तो खराब हो जाएगा सब। इनकी लीफ बच्चे ऐसी होती है बिल्कुल निडल जैसी। सर निडल जैसी क्यों कर ली? बेटा निडल जैसी इसलिए कर ली क्योंकि, बहुत ध्यान सुनना, वहां का जो टेम्परेचर वेरी करता है साहब, ठीक है नहीं। ठंड बहुत ज्यादा पड़ती, ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ज्यादा लीफ उसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा ठंड में एनवायरमेंट में रहेगी। दूसरा वाटर स्ट्रेस रहता है, पानी की वहां कमी रहती है, क्योंकि पहाड़ है साहब, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता चला जाता है, पानी रुकता नहीं है। तो इस वजह से अपनी लीफ निडल लाइक कर लेती है। निडल लाइक लीफ से क्या होगा साहब? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम से वाटर लॉस रुकेगा साहब। और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल ले आते हैं, थिक क्यूटिकल ले आने से साहब ठंड से बचेंगे साहब। अरे बोलो आया? तो देखो तो मैंने ये लिखा हुआ साहब, तो इनकी लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, निडल लाइक हो जाती हैं, इससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वाटर लॉस रुकेगा साहब। दूसरा थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा हो जाते हैं, ये भी वाटर लॉस को रोकेंगे। कौन कौन? थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, निडल लाइक लीव। बोलो आया? ठीक। ये देखो बच्चे, ये फोटो किसका बना हुआ है? साइकस का। अनब्रांच्ड या ब्रांच? अनब्रांच्ड, ठीक है नहीं। लीफ कैसी देखने को देख रही है? देखो इधर साहब, लीफ ऐसे दिख रही है साहब इनकी, यानी कि पिन्नेट लीफ देख रही है साहब। लीफ कैसी? पिन्नेट लीफ है साहब। ये देखो कौन है? पाइनस। इनके रूट में कौन रहेगा बच्चे? माइकोराइजा, यानी फंगाई साहब, ठीक है नहीं। ब्रांच या अनब्रांच? बच्चे ब्रांच साफ साफ दिख रहा है, ठीक है नहीं। बोलो आया? पाइनस ही जिसमें माइकोराइजा रहेगा साहब। ये देखो साहब,
इसमें देखो बच्चे, ये देखो सीड्स दिख रहा है, लॉन्ग शूट दिख रहा है और डॉर्फ शूट दिख रहा है, ठीक है नहीं। एनसीईआरटी में देखो फोटो बना हुआ है सब, ठीक। आ जाओ इस पे अभी और चर्चा करते हैं, 1 मिनट रुको पहले, ये देखो। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं बच्चे, हेक्टोस्पोरस, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि टेरिडोफाइट कुछ ही हेक्टोस्पोरस थे। कौन हेक्टोस्पोरस था, जैसे सेलेजिनेला हेक्टोस्पोरस था, और कौन था, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये हेक्टोस्पोरस थे, सभी नहीं थे। बोलो आया, 1 मिनट रुकना बच्चे। चलो अब जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेक्टोस्पोरस, सारे। एक बात और याद रखना, जिम्नोस्पर्म के पास आर्चिगोनिया तो होती, बट एंथीरिया नहीं। आया पहले तो गया भी पहले, वो आई बाद में तो जाएगी भी बाद में साहब। ये इनके अंदर स्पोरोफिल, सभी के अंदर स्पोरोफिल क्या बना देता है, कोन या स्टोबिलाई साहब, ठीक है नहीं। अब ये कोन या स्टोबिलाई सेम प्लांट पे भी देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट प्लांट पे भी देखने को मिल सकते हैं। कहने का सेंस क्या, सर मेल फीमेल कोन सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। सेम प्लांट पे देखने को मिलेंगे, कहां पे बच्चे, पाइनस के अंदर, इसलिए पाइनस कैसा हो जाएगा, मोनोइसियस। साइकस के अंदर डिफरेंट प्लांट पे देखने को मिलते हैं, इसलिए साइकस कैसा हो जाएगा, डायोइसियस। साइकस कैसा हो जाएगा, डायोइसियस, ठीक है नहीं। तो साइकस के पास याद रखना मेल कोन होती, बट फीमेल कोन नहीं होती है, फीमेल कोन बना ही नहीं पाती, यानी सिर्फ मेगास्पोरोफिल होंगी, ठीक है नहीं, सिर्फ मेगास्पोरोफिल। तो फीमेल कोन नहीं होती, मेगास्पोरोफिल होता है, मेन कोन होता है, इसलिए डायोसिस होता है। और इसके पास दोनों कोन एक ही प्लांट पे देखने को मिलती है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, CDPM, साइकस डायोसियस, पाइनस मोनोइसियस। पाइनस क्या हो जाएगा, मोनोइसियस हो जाएगा। अब साहब देखो इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लेता हूं साहब। अब मान लो कि प्लांट है, इसके साथ प्लांट क्या होंगे बच्चे, स्पोरोफाइट। अब मान लो दोनों डिफरेंट हैं साहब, मेल अलग है फीमेल अलग, तो मेल प्लांट के पास मेल कौन होगी, फीमेल प्लांट के पास फीमेल कौन होगी, मान लो थोड़ी देर के लिए साहब। अब इसके कोन के पास क्या होंगे बच्चे, स्पोरोफिल होगा, मेल होगा तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, फीमेल होगा तो मेगास्पोरोफिल होगा। और स्पोरोफिल के पास क्या होगा, स्पोरेंजिया। कोन के पास स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के पास क्या होगा बच्चे, स्पोरोफिल के पास क्या होगा, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होगी, स्पोर मदर सेल। अब मेल के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल और फीमेल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल में क्या हो जाती है बच्चे, मियोसिस, और उससे क्या बन जाते हैं, स्पोर। मेल के अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे और फीमेल के अंदर मेगास्पोर बनेंगे। और स्पोर ही तो डेवलप करके बच्चे याद करो गैमेटोफाइट बनाते थे। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट बनाते हैं, और गैमेट बनते हैं कहां पे, सेक्स ऑर्गन में। तो इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा, जैसे बोल देंगे एंथीरिया, और इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, उसके पास होगा आर्चिगोनिया। और मैं अभी बता के गया हूं कि एंथीरिया चला जाता है साहब, इनके पास एंथीरिया एब्सेंट होता, मैंने कट्टा लगा दिया साहब। अब इसके अंदर मेल गैमेट बनेंगे, इससे फीमेल गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज हो जाएंगे साहब, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बन जाएगा। इनके सीड कैसे होंगे साहब, नेक्ड होंगे, फर्टिलाइज ओव्यूल बोलेंगे साहब, इनको याद आ रहा साहब। अब एक दो बातें और ध्यान रखना साहब, यहां पे जो मेगास्पोरेंजियम है उसी को ओव्यूल बोलते हैं, तो ध्यान रखना मेगास्पोरेंजियम ही ओव्यूल। अभी समझा दूंगा कैसे साहब, अभी और समझा दूंगा साहब। जो गैमेटोफाइट है उनके नाम ध्यान रखना साहब, इसमें मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होगा, मेल फीमेल दोनों रिड्यूस्ड होंगे, लेकिन ज्यादा रिड्यूस कौन होगा, मेल, कम रिड्यूस कौन होगा, फीमेल। यहां पे मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट को एंडोस्पर्म बोलते हैं। याद करो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का काम होता था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना साहब, डेवलपिंग एम्ब्रियो को साहब। तो यहां पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसे खाना फीमेल गैमेटोफाइट खुद ही प्रोवाइड करती, अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसीलिए हम फीमेल गैमेटोफाइट को यहां पे एंडोस्पर्म बोल देते हैं। और इससे क्या बनेगी, आर्चिगोनिया, जिसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे साहब, जिसे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा साहब। अरे बोलो आया। अब देखो ये मेगास्पोरेंजियम को मैं अलग से दिखा देता हूं साहब, ये मेगास्पोरेंजियम है साहब, ये ओव्यूल है साहब, ये क्या है, ओव्यूल, इंटरमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसको थोड़ा सा कंपेयर करो साहब एंजियोस्पर्म के ओव्यूल से। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल क्या होता था, बीच में न्यूक्लियस होता था साहब, चारों तरफ से कवरिंग होती थी, उसे इंटरमेंट बोलते थे। यहां पे भी तो ऐसे ही, बीच में न्यूक्लियस की सेल, चारों तरफ क्या इंटरमेंट कवरिंग है साहब। अब न्यूक्लियस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट होकर बना देती मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस हो जाती है, मेगास्पोर बनता है, स्पोर से आगे चल के गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन बनता है साहब। तो यही है कि ओव्यूल के पास डिप्लॉयड टिश्यू होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है नहीं। और इसकी जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट। अब न्यूक्लियस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएगी, और 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते थे, एक फंक्शनल रहता था। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था साहब, यानी कि जिसको हम अब एंडोस्पर्म बोल रहे हैं साहब। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म होता है, और इसके पास 3 या उससे ज्यादा आर्चिगोनिया होती हैं, और उससे चल के जाके क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा। बोलो आया, बोलो आया साहब। अब एक दो बातें और ध्यान रखना,
कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे जो स्टोर होती हैं वो पॉलन चैम्बर में स्टोर होते हैं, और पॉलन चैम्बर ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, यानी ओव्यूल के ऊपर एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बच्चे। ये देखो, ये ओव्यूल है, ओव्यूल में यहाँ पे पॉलन चैम्बर होता है बच्चे, यहाँ पे, जिसके अंदर जाके पॉलन ग्रेन स्टोर हो जाती हैं। तो कई बार पूछा जाता है पॉलन चैम्बर कहाँ मिलेगा, मेल या फीमेल में? फीमेल में सा। और पॉलन ग्रेन यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड होती है। सारे जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिनेशन देखने को मिलता है, विंड पॉलिनेशन, यानी एनमोफिली देखने को मिलेगी साहब, ठीक। अब जो पाइनस होते हैं उसकी पॉलन ग्रेन विंग्ड होती है, उनके पास विंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? विंग होते हैं साहब, ठीक है नहीं। अब जब ये विंग्ड पॉलन ग्रेन छूटती है तो ऐसे लगता है जैसे ना सल्फर का शावर बन गया, शावर बोल सकते हो, क्लाउड, एकदम पीले रंग का क्लाउड बन जाता है, तो अपीयर्स लाइक ए शावर, या फिर सल्फर शावर बोलते हैं साहब, ठीक है नहीं। अब एक बात और याद रखना, जिम्नोस्पर्म के जाइलम के पास वेसल्स नहीं होती और फ्लोएम के पास कंपेरियन सेल नहीं होती। जिम्नोस्पर्म बच्चे दो तरीके के होते हैं बच्चे, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। साइक्रोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म बोल सकते हो, इसे हायर जिम्नोस्पर्म बोल सकते हो। इसका एग्जांपल याद रखना, सीड फॉर्म्स और साइकस। कौन कौन बच्चे सीड फॉर्म और साइकस होता है? साइकस बच्चे लार्जेस्ट ओव्यूल, गैमेट और मेल कोन होता है, इसके पास फीमेल कोन नहीं होती, याद रखिएगा। तो साइकस के पास ओव्यूल भी सबसे लार्जेस्ट, गैमेट भी सबसे लार्जेस्ट, मेल कोन भी सबसे लार्जेस्ट, फीमेल कोन नहीं होती है। कोनिफेरोफाइटा हायर जिम्नोस्पर्म में सा। इसका एग्जांपल याद रखना, जिंको, जो भी मैंने फोटो दिखाया था वो जिंको का था, सीड वाला, अरे हाँ अभी दिखा दूंगा फिर, पाइनस, सिडस और सिकुआ, सब इसी के एग्जांपल हैं। इन तीनों को ही कोनिफर बोला था। सारे जिम्नोस्पर्म कोनिफर नहीं होते, सारे टाइडोफाइट फर नहीं होते, ये ध्यान रखना साहब। ये देखो अभी फोटो दिखाया था मैंने जिंको का, ये साहब, ये जिंको है, ठीक है नहीं। जिंको में ये ध्यान रखना साहब, नीचे की तरफ लॉन्ग शूट होती है, ऊपर की तरफ डार्क शूट होती है, ठीक है। चलिए साहब, जिम्नोस्पर्म में इससे बाहर तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा। लास्ट में बच्चे थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के बारे में दे रखा है। एंजियोस्पर्म को यहां पे ज्यादा मत पढ़ना। ये देखो डाइकॉट दे रखा है, मोनोकॉट दे रखा है साहब, और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दे रखी, इसको मत पढ़ना। इसकी जगह पे हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। जब वो डिटेल में पढ़ोगे तो ये लगेगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ साहब, ठीक है नहीं। तो चलिए ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। जैसे मैंने रिवाइज किया आप वैसे ही कर लीजिएगा। नोट्स आपके सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं जल्दी।